राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करता है और वो अगर ये कहता है कि मुझे पद की लालसा नहीं, तो वो सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति होता है। तो मेरे को तो लगा कि जिला उपाध्यक्ष पे ले लेंगे, तो फिर नहीं लिया। तो फिर थोड़ी देर तो मन में गुस्सा था। देखो वाजिब बात है कि अभी तक 22 साल हो गए और 22 साल से पूर्ण ईमानदारी निष्ठा से काम किया। कभी 10 पैसे का कोई लांछन नहीं लगा सकता है। कितने ही लोगों के काम कर रहे हैं, कभी उनकी मिठाई आई तो मिठाई को सिर्फ यूँ प्रणाम करके और धन्यवाद कर दिया। और मेरे सिद्धांतों के कारण मेरे साथ वाले जो मेरे भाई लोग हैं ना, वो काफ़ी नाराज होते हैं जी। वो कहते भैया आज का ज़माना सिद्धांतों पे चलने का नहीं है। लेकिन मैंने कहा यार, मेरे में मैं शुरू से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं प्राथमिक शिक्षा वर्ग शिक्षित हूँ, मैं शाखा लगाता था, तो मेरे अंदर सारे गुण हुई है जी। तो मैं रास्ता चेंज नहीं कर सकता हूँ। देखो राजनीतिक क्षेत्र में ना बाप बेटे का सगा होता है, ना बेटा बाप का सगा होता है। जो हमारे पास में बैठता है वही सबसे पहले छुरा काम होता है। हमको 2 व्यक्तियों से लड़ना पड़ता है, एक तो विपक्ष से और एक हमारे आसपास के बैठे हुए व्यक्तियों से। वहां पर जो हिमांशु के साथ में मारपीट हुई, वहां से मैं अपनी जान बचा के भागा, क्योंकि मेरे सामने 4 जने तलवार, जिनको मैं देख रहा हूँ कि 4 जने तलवार लेके आ रहे हैं, और फिर भी मैं सोचूं कि मैं कोई साउथ का हीरो हूँ और उन 25 जनों से लड़ लूंगा, तो बेवकूफ़ी कहलाती है, समझदारी नहीं कहलाती। निश्चित तौर पे मुझे इस चीज़ का दुख भी है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस समय मैं वहाँ से किसी कारणवश से क्यों भाग निकल गया जान बचा, क्योंकि मुझे लगा वो हिमांशु भी निकल जाएगा, क्योंकि हम तो 4-5 जने थे। आपको टीम में इसलिए नहीं ले आ जाएगा क्योंकि आपने संदीप ओगाना से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 1 मिनट के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए, ठीक है। कल सब लोग क्या कहेंगे? कानून की लड़ाई तो लड़ सकता है जी, है ना। कई लोग कहते हैं क्या भैया जवाब ही नहीं दे पाए, जवाब ही नहीं दे पाए। मुझे पता है मुझे चढ़ा रहा है। आप अच्छे तरक्की कर रहे हो और सामने वाला नहीं कर पा रहा है और वो आके आपके ऊपर हमला कर देवे, तो ये कहते हैं सही है क्या, इसमें मेरी क्या गलती? तो मैं आपके चैनल से आप खुद एक न्याय करो। आपको मैंने थाली सजा के दे दी, सजा के दे दी, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस थाली को जीमना है। फिर भी अगर आप जीम नहीं पाओ तो उसके अंदर मेरी क्या गलती है? वो रेगुलर अगर मेरे ऑफिस पे आके बैठ रहा है 3 से 4 घंटे केवल मेरे को खुश करने के लिए, तो उसकी मंडल में या उसकी वार्ड में उसकी स्थिति क्या होगी हम खुद समझ सकते हैं जी। मुझे वो कार्यकर्ता पसंद है जो बूथ के अंदर भले 200 मकान है जी, उन 200 मकानों को आपस में पूरा टच रखता हो। और सबसे अच्छा ये मैं मानता हूँ जिसके राइट और लेफ्ट वाले मकान से दोस्ती हो जी, क्योंकि हमेशा झगड़ा किससे होता है? राइट और लेफ्ट वाले से। राइट और लेफ्ट वाले से अगर उसकी दोस्ती है तो यानी वो अच्छा व्यक्ति। अच्छा, कटारिया जी ने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है पूरे राजस्थान में, बिल्कुल पूरे राजस्थान में, उदयपुर, मेवाड़ और पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। कुछ लोगों ने राजनीति के चलते रिश्ते तोड़ लिए और कुछ लोगों ने रिश्ते जोड़े रखे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप आए हो, हाँ, तो फिर उसको बीजेपी की उस राजनीतिक काउंटिंग में ले आए नहीं चाहिए? फिर आपके राजनीतिक जीवन में किस बात की काउंटिंग? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अगर आप दोनों को अलग मानते हो तो देखो, या तो देखो मैं आपको एक बहुत फैक्ट बता रहा हूँ, जिसको बनाना है उसके लिए कोई नियम नहीं है, और जिसको नहीं बनाना है उसके लिए सारे नियम हैं। सपना दिखाया और वाकई में उनको लग गया हो कि सपने को मैं साकार भी कर लूंगा, तो हुआ क्या? नुकसान किसका हुआ? आज दोनों का हुआ जी। देखो मैं आपको बताऊँ, एप्पल चक्कू पे गिरे या चक्कू एप्पल पे, कटना किसको है? एप्पल को ही। और कटी कौन? एप्पल। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 7वां बोर्ड भी बनाएगी, 80 वार्ड होंगे, मेरा मानना है 60+ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तय बात है। पक्की बात? हाँ, मैं आपके चैनल पे, ऑन चैनल है, ऑन चैनल कह रहा हूँ, 60++। बड़े अधिकारी देख लो, जिस दिन उनका रिटायरमेंट होता है उस दिन तो उनकी गाड़ी अच्छे से विदा करते हैं, और 3 दिन बाद वो अधिकारी जब वापस ऑफिस में आते हैं तो वो पियोन भी एक बार हल्का सा मुंह हटा लेता है। तो पद और पैसा, पद और पैसा है, इसकी वैल्यू है। आपके पास पद है, पावर है, तो दुनिया आपको सलाम करेगी, या आपके पास अच्छे तरीके से कमाया हुआ पैसा है तो आपको दुनिया सलाम करेगी। बाकी सब लोग कहते हैं पैसा सब कुछ, पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द अलबेला शो। आज के जो अतिथि हैं उनके लिए जो शेर है वो उनके समर्थकों की तरफ से है, क्योंकि उनके समर्थकों की भारी मांग थी कि ये शेर आप जरूर गुनगुनाएं उनके लिए कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो।
हरिवंश राय बच्चन साहब द्वारा रचित ये 4 पंक्तियां हैं और बिल्कुल सटीक बैठती गजेंद्र जी भंडारी के ऊपर। गजेंद्र जी भंडारी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आपने आपके जीवन की नई शुरुआत की है, इसलिए मेरा एक छोटा सा फर्ज बनता है कि आपने मुझे आपकी शो पे भी बुलाया। तो ऊपर उड़ा के मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। जी। पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जी। कुछ मीठा हो जाए जी के लिए आपको। जी, तो गजेंद्र जी बिल्कुल प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं कि आप जिला मंत्री और पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष भी रहे, फिर भी मौजूदा कार्यकारिणी में आपको जगह नहीं मिली। क्या ये आपकी हार है या संगठन का डर? नहीं, देखिए मयूर जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो व्यक्ति ये कहता है ना कि मुझे पद की लालसा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या चाहे कांग्रेस में हो या अदर पार्टी में हो जी, राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करता है और वो अगर ये कहता है कि मुझे पद की लालसा नहीं है, तो वो सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति होता है जी। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तन मन धन से, निष्ठा से, ईमानदारी से अपना पूरा समय का समर्पण भी करते हैं, तो महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा बहुत गलत होती है जी। युवा मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा का पूर्व जिला महामंत्री रहा, 11 साल युवा मोर्चा में काम किया, 4 साल युवा भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री रहा। अब आपके अलावा भी कई लोगों का ये प्रश्न मेरे पास था जितने कार्यकारिणी है कि गजेंद्र जी, आप जैसे कार्यकर्ता को संगठन ने मौका क्यों नहीं दिया? तो मैंने उनको एक ही बात कही कि हो सकता है भगवान ने या संगठन ने मेरे लिए इससे कुछ अच्छा सोच रखा हो जी। हम ये क्यों सोचे कि संगठन ने मौका नहीं दिया? संगठन ने मौका दिया, तभी तो आज गजेंद्र भंडारी को आप कब से पहचानते हैं? मैं आपको पहचानता हूँ आपके कॉलेज के जमाने से, जब आप यामा बाइक पर आपकी सवारी हुआ करती थी। यामा बाइक से लेके अभी तक का सफर, जब मैं विद्यार्थी परिषद में महानगर मंत्री था, 7 साल मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया 2003 से 2010 तक, जिसमें मैं महानगर मंत्री, विभाग संयोजक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दायित्व का निर्वहन करके 2010 से संगठन की योजना से युवा मोर्चा में शहर जिला महामंत्री बना 2011 से लेकर 2015 तक। और 5 सितंबर 2015 कृष्ण जन्माष्टमी थी, उस दिन मेरे युवा मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा और सांसद हमारे चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी ने उसकी घोषणा करी थी। फिर 2016 के अंदर प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी सैनी बन गए थे वापिस, तो उन्होंने पुनः घोषणा करी। तो 2021 तक मानी 6 साल का युवा मोर्चा का कार्यकाल रहा। 2021 के बाद में प्रदेश में जाना चाहा था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश नहीं जा पाए। उसके बाद संगठन ने जिला मंत्री का दायित्व दिया। 2023 में कपासन विधानसभा का प्रभारी बनाया, तो 1 महीना वहीं कपासन विधानसभा में रहा। उसके बाद 2024 के अंदर लोकसभा के अंदर वापस पुनः मुझे कपासन सीपीजी भाई साहब का लोकसभा का चुनाव था, तो 15 दिन वापस वहीं पे रहा। तो काम किया है। निश्चित तौर पे ये बात जरूर है, जिस दिन कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी उस दिन मंगलवार के दिन हुई थी और मैं आउट ऑफ उदयपुर था, तो मैं कार ड्राइव कर रहा था और कार्यकारिणी व्हाट्सएप पर आई थी और देखा, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले आदमी अपना ही नाम ढूंढता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, फ्लैक्स पे भी अगर आप देखोगे तो किसने फोटो लगाया किसका लगाया वो नहीं दिखता, सबसे पहले नजर जाती है कि मेरा फोटो है कि नहीं। तो सबसे पहले मेरे नाम पे था कि मुझे ये था कि जिला उपाध्यक्ष पे मैं शायद सटीक बैठ जाएंगे, क्योंकि जिला महामंत्री पे सबको पता था कि पारस जी भाई साहब का है और फिर देवीलाल जी भाई साहब का है। फिर एक नाम जो चल रहा था वो ओबीसी से हो सकता था, किसी को भी ले सकते थे, तो ये कंफर्म था। तो मेरे को तो लगा कि जिला उपाध्यक्ष पे ले लेंगे, तो फिर नहीं लिया। तो फिर थोड़ी देर तो मन में गुस्सा था। देखो वाजिब बात है कि अभी तक 22 साल हो गए और 22 साल से पूर्ण ईमानदारी निष्ठा से काम किया। कभी 10 पैसे का कोई लांछन नहीं लगा सकता है। कितने ही लोगों के काम कर रहे हैं, कभी उनकी मिठाई आई तो मिठाई को सिर्फ यूँ प्रणाम करके और धन्यवाद कर दिया। तो ईमानदारी से काम किया है और उसके बाद सोचा कि हो सकता है कि प्रभु ने तेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा जी, तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो नहीं, पर आपका जो बढ़ता कद था, क्योंकि आपने जिस तरह से आपका संगठन चलाया था युवा मोर्चा के बहुत सारे जिलाध्यक्ष रहे होंगे, पर आपने जो उसकी तस्वीर बदली है, एक कहता है ना एक बेंचमार्क जहां से बिल्कुल के हर व्यक्ति के लिए वो चैलेंजिंग, आज की तारीख में युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष इजिकल टू 400 व्यक्तियों की एक फौज, वो सेगमेंट आपने उसको बना कर दिया। देख, मेरी एक आदत है, मैं अपने कुछ सिद्धांतों से चलता हूँ और मेरे सिद्धांतों के कारण मेरे साथ वाले जो मेरे भाई लोग हैं ना, वो काफी नाराज होते हैं जी। वो कहते हैं भैया आज का जमाना सिद्धांतों पे चलने का नहीं है। लेकिन मैंने कहा यार, मेरे में मैं शुरू से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं प्राथमिक शिक्षा वर्ग शिक्षित हूँ, मैं शाखा लगाता था, तो मेरे अंदर सारे गुण वही है
जी तो मैं रास्ता चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सिद्धांतों पे चलने वाला एक्चुअली युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना, उस समय मेरे लिए चैलेंजिंग था। उससे पहले जिलाध्यक्ष डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री थे और उनके साथ में मैं जिला महामंत्री था। और निश्चित तौर पर मैं हमेशा कहूँ कि मुझे दोनों महामंत्री गोपाल जी जोशी और मोहन जी गुजर, 8वें उपाध्यक्ष, 8वें जिला मंत्री, उस समय 8 मंडल हुआ करते थे शुरू में, फिर उसके बाद 12 मंडल हो गए थे। वो सारे मंडल अध्यक्ष, मंडल की टीम और बूथ अध्यक्ष सभी अच्छे मिले थे। तो उनकी बदौलत पे निश्चित तौर पे युवा मोर्चा क्या होता है, उसके बाद से युवा मोर्चा में कंपटीशन भी बढ़ा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनने का। आप देखो, बार बार आप मेरे काम के लिए अंदर से कहते हैं कि रक्तदान, तिरंगा यात्रा की मैं आपको बताऊं कि मुझे ध्यान है, मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद में 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था और उसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया था। और वो तिरंगा यात्रा इतनी भव्य थी, उसके बाद वो तिरंगा यात्रा का भव्य इतना बढ़ता गया कि वो उदयपुर से स्टार्ट होकर वो तिरंगा यात्रा प्रदेश में पहुंची और प्रदेश से पूरे देश भर में पहुंची। जी रक्तदान का आया तो रक्तदान का तो 21,000 यूनिट की और सारी चीजें आप सबको पता और है कि अभी तक इतने बड़े कैंप लग नहीं पाए। ये सब चीजें करने की वजह से ही क्या संगठन में डर था कि ये जैन समुदाय से भी आते हैं? उदयपुर में जैन समुदाय और ब्राह्मण समुदाय होने का एक अलग फायदा मिलता है। तो क्या जैन समुदाय से आते हैं, गुलाब जी के बिल्कुल नजदीकी लोगों में आपकी गिनती होती है? क्या डर था कि यार अगर इन्हें संगठन में मौका दिया तो कोई अंगद की तरह ऐसे पेड़ जमाएंगे कि इनसे फिर छुटकारा कैसे और पाया जाएगा? देखो, राजनीतिक क्षेत्र में ना बाप बेटे का सगा होता है, ना बेटा बाप का सगा होता है जी। ये बहुत फैक्ट बात है जी। ठीक है, जो हमारे पास में बैठता है वही सबसे पहले छुरा का होता है। हमको 2 व्यक्तियों से लड़ना पड़ता है, एक तो विपक्ष से और एक हमारे आसपास के बैठे हुए व्यक्तियों से जी। हम जिन पर विश्वास करते हैं वही सबसे बड़ा विश्वासघात करते हैं। आपने वही वसुंधरा जी का एक भाषण में सुना होगा, चेहरे पे चेहरे लगाते रहते हैं, मौसम की तरह इंसान भी बदल जाता है। कल शाम को मुझे किसी भाई ने वीडियो भेजा था, लेकिन हालांकि मैंने उसको पहले बदल लगा। तो ये तो राजनीति का नियम है। ये किताब होती ना, तो किताब के अंदर अध्याय होते हैं जी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 10। तो ये राजनीति की किताब का एक चैप्टर नंबर कौन सा ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन होता है कि अगर आज कोई हाइट पकड़ रहा होता है, कोई अच्छा काम करता है, तो डर तो स्वाभाविक है, सबको लगता है कि कहीं ये मेरी जगह न ले ले, और उनकी जगह मैं भी हूंगा तो मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। ठीक है ना, कि तो ये राजनीति का पार्ट है, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता। बस मैं मानता हूँ कोई व्यक्ति अगर किसी भी पार्टी में अगर ईमानदारी से संगठन के प्रति निष्ठा से काम कर रहा है तो उस व्यक्ति की टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करना चाहिए। जी। अच्छा, सूत्र तो ये भी कहते हैं कि वास्तविक कारण आपके और मौजूदा जिलाध्यक्ष के बीच खटास भरे संबंध है। क्या व्यक्तिगत खटास को बहाना बनाकर संगठनात्मक निर्णय लिया गया? नहीं, मेरे आज तक जो मैंने दिनेश जी भट्ट साहब के साथ भी काम किया, मैंने रविंद्र जी शिमली के साथ भी काम किया, और मैंने गजपाल सिंह जी के साथ में भी करीब 7 महीने संगठन की जिम्मेदारी रहते हुए काम किया। काम तो उनके साथ आगे भी करना है जब तक वो जिलाध्यक्ष रहेंगे, ठीक है ना। तो कभी मेरे किसी से हो सकता है कि किसी बात को लेकर छोटी मोटी बात हो गई होगी, लेकिन मेरे बीच में कभी इतना ज्यादा लंबे समय मुझे पता ना तो मेरे रवि भाई साहब से कभी कोई बात हुई, दिनेश जी भाई साहब से तो शुरू में कार्यकारिणी को लेके जरूर हुआ था, एक छोटा सा हुआ था। उसके बाद वो खुद भी काम को देख के खुश हो गए थे। और गजपाल जी से तो कभी ऐसा रहा नहीं, क्योंकि मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, वो युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। और हमने निश्चित तौर पर वो भी कई बार माइक पे कहते ही है, मंच से भी कहते हैं कि युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष जब गजेंद्र भंडारी था तब उससे जो काम किया उससे मेरी भी पहचान बनी राजस्थान में कि ये कहाँ से आते हैं, उदयपुर से आते हैं, और उदयपुर का युवा मोर्चा सक्रिय। तो निश्चित तौर पर हमारी पूरी टीम के कारण, काम करने के कारण निश्चित तौर पर उनका नाम भी राजस्थान में हुआ, और राजस्थान में होने के बाद में पार्टी के जिला महामंत्री बने, और आज उन्होंने संगठन के प्रति समर्पण और सच्ची ईमानदारी से काम किया, तो आज वो पार्टी के जिला अध्यक्ष बने। प्रयास हर व्यक्ति करता है, लेकिन बनता एक ही व्यक्ति है। मतलब किसी तरह की खटास नहीं है मेरी, तो उनसे कोई खटास है नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर उनको कुछ, देखो क्या होता है कि समस्या क्या होती है मालूम, समस्या होती है कि आसपास का जो वातावरण हो रहा था ना, वो वातावरण हमेशा माहौल को खराब करता है जी। तो कहते हैं ना, चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है, तो केतलियां हमेशा गड़बड़ी करती है। और वो मेरे साथ भी ऐसा है जी, मेरे साथ ऐसा हो चुका, और मैं इन सारी चीजों से निकल चुका हूँ कि मेरे साथ के भी आसपास के कुछ 1-2 व्यक्ति हैं जो जिनका काम ही होता है कि एक तो वो व्यक्ति होता है जो नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव करके बताता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो पॉजिटिव में भी नेगेटिव बताता है। जैसे आज आपका ये कांच का गिलास है, उसके अंदर आधा गिलास पानी भरा हुआ है, वो बोतल मुझे दिख रही है उसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो प्यासे के लिए तो वो आधा गिलास है वो बहुत होता है। तो अब एक व्यक्ति तो ये कहता है कि भैया देखो यार आधा गिलास खाली, आधा गिलास खाली, और जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो कहेगा भैया आधा गिलास पानी
है, आप आपकी पी प्यास लीजिए, बुझ आपकी सके। प्यास बुझा लीजिए। जी तो डिपेंड करता है सिक्के के दोनों पहलू, जी। हेड या टेल। अब ये वातावरण सबके साथ में होता है। अगर ये केटलिया ना होती तो राजनीतिक समीकरण कुछ और होते। ये केतलियां अच्छों का जीवन खराब कर देती है। जी हकीकत बता रहा हूँ, वो दिन भर काना फूनी, जिनका काम है तो कान्या मान्या कुर करने का, जी राजनीतिक क्षेत्र में इधर जाएंगे, दिन भर से गाड़ी लेके निकलेंगे, एक ऑफिस जाएंगे, उसके यहाँ से कुछ सुनेंगे, उसमें नमक मिर्च मसाला लगाएंगे, फिर वो दूसरे ऑफिस में जाएंगे, उसमें नमक मिर्च फिर बटर लगाएंगे, फिर वो तीसरे ऑफिस में जाके ये कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में देखो जो बातें होती ही नहीं ना, उसको ये जो केतलियां होती ना, उसको ऑटोमेटिक पैदा कर देती है। जी। और ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं, हर पार्टी में। हर पार्टी में। जी। आप और सन्नी पोखन्ना के विवाद को आधार बनाकर दोनों को बाहर कर दिया गया, क्या ये अनुशासन था या चालाकी? देखो, मैं तो आपको एक बात कहूंगा, तराजू होता है और तराजू के अंदर अगर आप प्रार्थी और दोषी को एक ही तराजू में तोलो का, वो कहाँ तक संभव है? पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी पे था, ठीक है, हम न्याय की लड़ाई कानून के माध्यम से लड़ रहे हैं, ठीक है, और वो घटनाक्रम तो सभी ने देखा है ना जी। आपने भी देखा और आप सब उसकी गवाह है। तो उसके अंदर गलत कौन और सही कौन है, मुझे अपने आप को पेश करने की जरूरत ही नहीं। और अगर आप इस बात को जो आपने क्वेश्चन किया उसके अंदर अगर आप ये कहते हैं कि वहां पर जो हिमांशु के साथ में मारपीट हुई, वहां से मैं अपनी जान बचा के भागा, क्योंकि मेरे सामने 4 जने तलवार, जिनको मैं देख रहा हूँ कि 4 जने तलवार लेके आ रहे हैं, और फिर भी मैं सोचूं कि मैं कोई साउथ का हीरो हूँ और मैं 25 जनों से लड़ लूंगा, तो बेवकूफी कहलाती है, समझदारी नहीं कहलाती। निश्चित तौर पे मुझे इस चीज का दुख भी है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस समय मैं वहां से किसी कारणवश से क्यों भाग निकल गया जान बचा, क्योंकि मुझे लगा वो हिमांशु भी निकल जाएगा, क्योंकि हम तो 4-5 जने थे। और वो तो आप देखो ना कि यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, HAS, अल्पसंख्यक व्यक्तियों के साथ में जो हमने सीसीटीवी पे फुटेज देखा, उसके बाद में फिर जब पुलिस ने नामजद किया, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ में आया, तो मैं को तो उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में भी विवाद होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं, विधानसभा में भी होते हैं, नगर निगम में भी होते हैं, जिला परिषद में भी होते हैं, एक दूसरों पे आलोचनाएं भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन डायरेक्ट हथियारों पे आ जाना, सही बात, वो कहीं इस राजनीतिक क्षेत्र में, मैं कहते हैं ना कि तलवारों की धारों पे इतिहास बदलते देखा है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, लेकिन वो तलवार अगर सही दिशा में चलती ना तो इतिहास बनता है, लेकिन वो तलवार गलत दिशा में जाती तो उस व्यक्ति का विनाश होता है। जी। पर अगर उस विवाद को लेकर ही अगर आपको बाहर रखा गया है, तो ये एक सोची समझी प्रणाली थी कि भाई सन्नी पोखन्ना को भी कार्यकारिणी में मत लो, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई गजेंद्र भंडारी को भी उसी हवाला देकर और बाहर निकाला जा सकता है। तो गजेंद्र भंडारी किसी के ऑफिस में तलवार लेके मारना थोड़ी नहीं कहता, पर संगठन ने उसको यूज करा ना, उस फैक्टर को। हो सकता है यूज किया हो, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ, देखो मैंने मेरे मन में यही सोच रखा है कि प्रभु एकलिंगनाथ ने और कुछ अच्छा सोच रखा होगा, संगठन ने कुछ और अच्छा सोच रखा होगा। प्लीज, आपकी बात कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, मैं इसको 100% स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ये न्यूज़ आई थी कि आपको टीम में इसलिए नहीं ले आ जाएगा क्योंकि आपने सन्नी पोखन्ना से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। अच्छा, ये भी शर्त है? हाँ, नहीं, मेरे पास आया था। अच्छा। मेरे पास एक्चुअली क्या, कॉम्प्रोमाइज के लिए कम से कम 50 से 60 लोग मेरे पास आ गए कि वो भैया कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, हाथ जोड़ना चाहता है, माफी मांगने चाहता है। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, माफ करने वाला बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है कि आज से 20 साल पहले भी उदयपुर शहर में घटनाक्रम हुआ था, ऐसा ही कोई बड़े नेताओं के बीच में, उस समय भी उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। आज वापिस ये घटनाक्रम है, इसमें भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो ऐसी पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। जी। आज हम बाहर विदेश में जाते हैं, हम उदयपुर की फ्लाइट से चढ़ते तब हमारा बिहेवियर कुछ अलग होता है, और हम विदेश में जैसे ही उतरते तो हमारा बिहेवियर चेंज होता है जी। कि हम हर चीज का ध्यान रखते हैं कि हमको कहीं गंदगी नहीं फैलानी है, हमको हर चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो तुरंत चालान कट जाएगा, कुछ हो जाएगा। ताकि कुछ अच्छी चीज को करने के लिए कुछ कठोर नियम बनाने पड़ते हैं जी। अब 1 मिनट के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए, ठीक है, कल सब लोग क्या कहेंगे, कानून की लड़ाई तो लड़ सकता था। हाँ, सही बात है। या तो फिर मैं भी वही करूं जैसा उसने किया जी, या तो फिर मैं भी वही करूं जी, तो उसमें और मुझमें फर्क क्या रह गया जी, है ना। कई लोग कहते हैं क्या भैया जवाब ही नहीं दे पाए, मुझे पता है मुझे चढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, कि हमारे कोई पारिवारिक झगड़ा या हमारे कोई जमीन का झगड़ा या कोई व्यापारिक लेन देन का, इसका कोई झगड़ा नहीं, और मेरे तरफ से तो कोई झगड़ा था ही नहीं। मैं आपका चैनल से माध्यम से वापस कहना चाह रहा हूँ जी, यही कि क्या बहुत वो कहते हैं ना, डायरेक्टर होता है पहले से किताब लिखता, फिल्म बना से पहले पूरी उसकी स्क्रिप्ट लिखता, तो ये सारी चीजें स्क्रिप्ट के माध्यम से होती है।
नहीं, पर उनका ये हवाला था कि भाई आप संगठन में नियुक्तियों को लेकर काफी दबाव आपकी तरफ से रहता था, ऐसा था क्या? नियुक्तियों को लेके दबाव मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये जिलाध्यक्ष बन ही नहीं रहा था। अच्छा, आपको एक बात आज आपके चैनल से क्लियर कर दूं, ठीक है? अच्छा। अगर दिन को 1:30 बजे मेरे पास फोन आया और मुझे ये कहा गया कि सोच लो और नाम कोई चेंज करना हो तो भी बता देना, तो मैंने कहा कि नहीं। आपको शायद जानकारी होगी तो 2012 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पंकज बोराना जो भी जिला महामंत्री बने हैं, इनके चुनाव के अगेंस्ट में इसने विद्यार्थी परिषद के खिलाफ काम किया था। तत्कालीन जिलाध्यक्ष दिनेश जी भट्ट ने उन 3 व्यक्तियों को पार्टी से निकाला, सन्नी पोखंडा, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया और कैलाश जी शर्मा। इन 3 जनों को उस समय निकाला। उसके बाद में 2016 के अंदर जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो फिर इन कहीं से वाया थ्रू और काफी लोगों ने कहा चलो ठीक है कॉलेज की गलती है, और कॉलेज में चलो चलता भी था पर इस चीज को इधर लेते नहीं, तो अपन ने मौका दिया जिला मंत्री का। फिर सेकंड बार बना तो अपन ने जिला उपाध्यक्ष का दिया। उस समय भी ऐसा मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी एक्टिविटी इतनी नहीं थी, कोई एक्टिविटी थी, वो मीटिंगों में आता ही नहीं था। 7 मीटिंग में से 1 मीटिंग में आता था, दादा आज बाहर हूँ, दादा आज बाहर हूँ, आप देख लेना। और मेरी भी एक आदत थी, चलो ठीक है कि बहुत लगता था कि कुछ सीरियस काम है तो मैं कहता नहीं आज तो आना ही पड़ेगा जी, चला लेता, मैनेज कर लेता था, ठीक है ना। मैं हमेशा सभी को भाइयों की तरह ही रखा था, ठीक है ना। फिर मैं बताऊँ कारण क्या हो, कारण के जब ये माहौल देखा ना कि युवा मोर्चा की 5000 कार्यकर्ताओं की रैली निकलती है, 1,000 यूनिट ब्लड डोनेशन होता है, 3-3 हजार बाइकों की कमल मोदी वाहन रैली निकलती है, साल में 5-5, 6-6 बड़े कार्यक्रम होते हैं, और मेरे अकेले के कारण नहीं होते, पूरी टीम के सहयोग से होते हैं। तो उसके बाद इसका चार्म बढ़ा जी, फिर मेरा इच्छा जागी, मन में जागी कि देखो इस तरह से थाने का घेराव होता है, एक होता ना कि यंगस्टर के अंदर यूं नाम चलना या करना, अच्छे कामों से नाम करो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो फिर उसके बाद से 4 बना, 4 के अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई, उस स्क्रिप्ट के माध्यम से कुछ था बोलना नहीं चाहूंगा मैं, वो भेजा गया। और मैं भी क्या एक्चुअली क्या, अच्छा मतलब पुराने राजा को ही अगर डायरेक्ट मतलब अगर साम्राज्य पे कब्जा करना है तो राजा पे तो अटैक करना ही था। हाँ, राजा क्या पे अटैक करना, यही स्क्रिप्ट थी पूरी? ये पूरी स्क्रिप्ट थी कि कैसे क्या किया जाए। मैं ज्यादा आपके चैनल पे बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि पुरानी बातें मैंने एक बार पहले भी कही थी कि मैं जब भी मैं आता हूँ तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि इस टॉपिक को छोड़ दो यार, इस टॉपिक को सबने देखा हुआ है। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा, हमने आपको जो देखा है हमेशा, मैं बचपन से मतलब शायद 12th क्लास के बाद से आपका ऑफिस कलेक्टर बंगले के पीछे की तरफ वाली रो में आपका उस समय किराए पे था हमारा ऑफिस, अब हम आपके पड़ोसी पिछले 10 साल से बने हुए हैं, तो वहां से मैं आपको जानता हूं। और आपका हमेशा संगठन में क्योंकि एक जुड़ाव रहा, हमेशा आप पदों पर भी आसीन रहे, और उसके बाद इसलिए क्योंकि अनुशासन आपने हमेशा संगठन के प्रति फॉलो करा, आपने कभी संगठन की रीत नीति के अगेंस्ट में जाकर कोई काम नहीं करा। इसलिए ये प्रश्न आपसे था कि भाई तो कोई बात नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो पता है कि ये होने के बाद में एक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता नेत्री के तो भली वो उनकी गाड़ी में बैठा के उनको जयपुर लेके गई। अच्छा, हाँ, और फिर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात भी कराई, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो सारी बातें मेरे को पता है, ठीक है ना। उन्होंने खुद ने स्वयं ने भी आके 5 जनों के सामने स्वीकार किया कि युवा मोर्चा का प्रदेश के अंदर मेरा फाइनल था। मेरी उम्र थी 35 साल और 6 महीने। कितनी? 35 साल और 6 महीने। उन्होंने 5 वरिष्ठों के सामने आके, पहले तो मुझे केवल एक मात्र शक था कि यार मेरे क्रॉस लगाने वाले यही है, जबकि मैं उनसे बहुत दिल से प्यार करता था, ठीक है, इज्जत रखता था बहुत। हो रहा है फिर उन्होंने ही मेरी खाई खोदी और उन्होंने फिर मुंह पे आके स्वीकार कर लिया कि मैंने ही तेरे लिए मना किया प्रदेश में कि इसको कुछ नहीं बनाना। कौन थे? हम नाम लेना अच्छा नहीं लगता है चैनल पे, वो खुद अभी ये सुन रहे हैं ना, तो सुनेंगे तो खुद अपने आप में उनको अच्छा लगेगा कि देखो मेरे जीवन के अंदर वापस वो पल नहीं आ सकता जी। सही बात, समझ रहे हो बात को मेरी, क्योंकि जब कार्यकारिणी आई तो कोई 38 का, कोई 40 का, कोई 42 का। भाई अगर इस घटनाक्रम को हटा दे तो मेरे नजर में, मैं पिछले 20 सालों से 15-20 सालों से आपको जानता हूँ, मेरी नजर में आपके जीवन में इसके अलावा कोई एक ऐसा दाग नहीं है कि जिसकी वजह से आपको ये भी कोई दाग थोड़ी ना। मेरी बात सुनो, आप मयूर जी, आप बैठो आपके ऑफिस में ना, आपके ऊपर आके कोई हमला करके चले जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, विवाद से नाम जुड़ गया ना, 1 मिनट के लिए एक बात आपके ऊपर लेता हूँ। आज आपने द अलबेला शो एक नया हटके स्टार्ट किया, ठीक है। आप पहले किसी से जुड़े हुए थे, आप मन्नू जी राव से जुड़े थे, उदयपुर न्यूज चैनल से जुड़े थे, और मयूर अलबेला के नाम से आप फेमस हुए। आपकी भी जिंदगी में कोई ख्वाहिश थी, आपने कुछ आके हट कुछ किया, ठीक है, करने का प्रयास किया, और आपने बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ किया। आज आपका शो काफी चल रहा है, शायद 2 पॉट आपके हो चुके हैं शायद, है ना। तो आज एक उदाहरण दे रहा हूँ ना, आप अच्छे तरक्की कर रहे हो और सामने वाला नहीं कर पा रहा है और वो आके आपके ऊपर हमला कर देवे,
तो ये कहते हैं सही है क्या, इसमें मेरी क्या गलती, चलो मैं आपके चैनल से, आप खुद एक न्याय करो। आपको मैंने थाली सजा के दे दी, सजा के दे दी, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस थाली को जीमना है। हाँ। फिर भी अगर आप जीम नहीं पाओ तो उसके अंदर मेरी क्या गलती है? मेरे पर बहुत सारा आरोप लगाया कि ये नियुक्तियों में ये करते थे, वो करते थे, इन्होंने क्या, एक बात बताओ, दोनों महामंत्री बने हिमांशु बागड़ी और रणजीत सिंह दिगपाल, वो क्या युवा मोर्चा के नहीं थे? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, आप कार्यकारिणी जो मुझे याद है मैं बताता हूँ। उपाध्यक्ष में बना डॉक्टर ओम पारिक, वो युवा मोर्चा में थे। कपिल राठौड़ युवा मोर्चा में था, कपिल राठौड़ मेरे साथ में, धर्मेंद्र राठौड़, दादी जगदीश चौगला, वो युवा मोर्चा में था, सब थे ना। तो इस तरह सतीश जी शर्मा थे। तो ये पूरी टीम तैयार तो मैंने ही करी ना। मैंने टीम तैयार कैसे करी मैं आपको बताता हूँ। मैंने टीम तैयार, मैंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को, जो मंडल पे काम करता है, मेरी आज भी एक आदत है जी, मेरे से कुछ लोग इसलिए करते हैं कि भैया के सिद्धांत वाली, बेचारा जो कार्यकर्ता बूथ से वार्ड में, वार्ड से मंडल में, और मंडल से जिले में आने में, युवा मोर्चा में या पार्टी में भी आने में उसको 15 से 20 साल लग जाते हैं। और आप डायरेक्ट किसी और को लाके ऊपर से बैठा दोगे तो बेचारा वो कार्यकर्ता क्या करेगा जो बूथ पे काम करता है जी। फिर वो बूथ के बाद वार्ड में मंत्री बनता है, वार्ड में महामंत्री बनता है, वार्ड में उपाध्यक्ष बनता है, फिर वार्ड का अध्यक्ष बनता है। जैसे हमारे बहुत सारे उदाहरण है। जैसे आज आप मेरी देखो, मेरी टीम के 7, मेरी क्या मतलब, मेरे जो हम साथ में काम किए, भारतीय जनता पार्टी में 7 मंडल अध्यक्ष हैं जी। है बिल्कुल। अंबेडकर मंडल रणजीत सिंह दिगपाल, राणा प्रताप मंडल कन्हैया वैष्णव, उसके बाद में महेशपुरी गोस्वामी, सुनील जी चौधरी, 4 मोहन मीणा जावर मंडल, जो फर्स्ट मैंने उसको जिला मंडल अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद अमृत जी मेरे और हमने साथ में काम किया, ठीक है। मुकेश जी भुवाणा वाले हैं, वो हम युवा मोर्चा में नहीं थे बट साथ में थे, ठीक है ना। और एक और मंडल अध्यक्ष कौन, मोहन पटेल बड़गांव मंडल वाला जी। तो 7 मंडल कार्यकर्ताओं को निर्माण किया ना भाई। सबसे ज्यादा चर्चित पार्षद अपने कार्यों की वजह से, वो भी आप ही के टीम के सदस्य रहे, महामंत्री रहे। 11 टिकट मांगे थे जी। मैं चाहता तो मेरे लिए भी टिकट मांग सकता था। हाँ सही बात, ठीक है ना। आसपास का वार्ड था, भोपालपुरा का वार्ड था, और एक आसपास के वार्ड में कहीं से भी लड़ सकता था या आप टिकट मांगे। मैंने मेरे लिए टिकट नहीं मांगा, मैंने 11 टिकट मांगे, 9 टिकट मिले, 8 जीत के आए। एक निर्मल पालीवाल जो माचला मंगरा से हारा, वो हार नहीं, हम उसको जीत मानते हैं, क्योंकि वो टोटल खांजी पीर का एरिया जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 4th पोजीशन पे रहती थी, उसने राजेश सिंघवी को 4th पोजीशन पे लाया, कांग्रेस को 3rd पे लाया, खुद 2nd आया। ओके। और निर्दलीय वहां पर 1st पोजीशन पे आया। ओके। तो मैं तो उसकी भी जीत मानता हूँ कि जहाँ पे हमको 150-200 वोट मिलते थे, वहां पे हम केवल मात्र 150-200 वोट से हारे जी। अच्छा, युवा मोर्चा अध्यक्ष रहते हुए आपने जितने काम किए, उतनी ही उपेक्षा आपको बाद में क्यों झेलनी पड़ी? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सिस्टम है या नियम है, क्या बता के कहते हैं, जो ज्यादा अच्छा काम करता ना तो उसको क्या है कि लफड़ा पड़ जाए, लफड़ा भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि उसको काटने की कोशिश की जाती है कि यार ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे। और मेरी हमेशा आदत रही कि मैंने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया, मैंने कभी पांव काटने का काम किसी का नहीं किया। कभी किसी गलती भी होगी ना तो उसको ढांक लिया होगा जी। जो जितने टीम के मेंबर थे उनसे कई बार किसी प्रकार की कोई गलती भी होगी ना तो उनको बंद कमरे में बुला के कहा हुआ ये तुम्हारी गलती थी, इसकी पुनरावृत्ति कभी ना हो जी। ठीक है ना। तो उससे क्या, अगर उसी गलती को अगर वो बार बार करता है तो वो उसकी आदत हो जाती है। और बाई मिस्टेक अगर से एक बार गलती हो गई और हम उसको सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ किसी भी पार्टी का आधार होता है या उसकी पूंजी होती है, वो होता है कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता का मान सम्मान अगर आप नहीं कर सकते हो जी, या उसके स्वाभिमान को जिंदा नहीं रख सकते हो, क्योंकि आज होता है कि सरकार होती है, कार्यकर्ता अपेक्षा रखते हैं छोटे मोटे काम की। हमारे उदयपुर में बताऊँ बहुत छोटे छोटे काम बताऊँ आपको, 3 सवारी, हेलमेट, छोटा मोटा कहीं झगड़ा हो गया या AVNL में कोई काम पड़ गया, ये बहुत छोटे काम जिनका कोई मॉरल ही नहीं है, बताऊँ बहुत छोटे काम। कार्यकर्ता ये अपेक्षा रखता है, कभी देखो कोई मर्डर करने के बाद आपके या मेरे को फोन नहीं करेगा कि मुझे छुड़ा लो, सही बात, या कोई बड़ा कांड करने के बाद छुड़ाएगा नहीं। ये सारी चीजें तो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को मैं कहूँ, कार्यकर्ता की अगर आपने इज्जत रखी, ठीक है, डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है, लेकिन जनता और नेता के बीच का जो सेतु है वो है कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता जब चुनाव में जाता है तो 100 लोगों से मिलता है। आज अगर हमको कहीं संख्या लानी होती तो 100 जनों की संख्या लाता हूँ, तो 100 जने काम भी किसको बताएंगे? आप ही मुझे को बताएंगे जी। और 100 में से मुझे 100% रिजल्ट देना है, वरना अगर 10 जनों को काम नहीं कर पाया, 90 कर लिया मैंने, तो वो 10 जने जो है ना उन 90 को भी गलत इन्फ्लुएंस कर देंगे। और क्योंकि ना 10 की गिनती तो कम हो गई ना, 10 की गिनती कम हो गई, तो करने का पूरा प्रयास भी करते हैं और होते भी हैं और कुछ काम नहीं भी होते हैं। तो मतलब
काटने की आदत हर पार्टी में होती है, हर इसको पार्टी मतलब इसको मैंने क्या कहा, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, तो जी। इसको ये अध्याय है, राजनीति के अध्याय में उतार भी आती है और चढ़ाव चढ़ाव भी आती है, और कई लंबे समय तक समतल भी मिलता है आपको रास्ता। पर एक्चुअली क्या होता है कि आपका पॉडकास्ट भी इसलिए लेना पड़ा कि गजेंद्र जी भंडारी एक सिंसियर कार्यकर्ता है पार्टी के, हमेशा पार्टी के मंचों पर मतलब कभी आपकी अनुपस्थिति भी नहीं देखी गई। एक अच्छा कार्यकर्ता जो होता है, जो संगठन की हमेशा बात करता है, संगठन को तवज्जो देता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी सबने देखी। ये तो वही बात होगी, रणजी ट्रॉफी कोई कप्तान जीता और ऐसा कप्तान जो खुद भी सेंचुरी मार रहा और उसके बावजूद उसको अपनी मंजिल से दूर रखना, नेशनल टीम में उसका सिलेक्शन ना होना, तो चयन करता कहीं बहुत ज्यादा सहमे हुए थे क्या? देखो, आपने जब सिंसियरिटी की बात की, देखो मैं संगठन के प्रति बहुत सिंसियरिटी, मैं देखो कोई भी काम करता हूँ ना तो बहुत सीरियस से करता हूँ, या तो जी। किसी काम को हाथ में लेना नहीं, वो करना तो पूरी ईमानदारी से करना। मैं आपको बहुत एक दो छोटे उदाहरण देता हूँ। पार्टी का कभी 9 बजे मीटिंग होती है तो उठते हैं, थोड़ा लेट हो जाते, तैयार होते, तो मेरे को भगवान की पूजा करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो उस समय मैं कहता हूँ भगवान माफ करना, सेवा जागृति करो, कल वापिस पूरी पूजा कर लूंगा, ठीक है। घर वाले कभी नाश्ता बना के रखते हैं लेकिन लेट हो रहे हैं, तो मेरे क्या टाइम पंक्चुअलिटी बहुत है। अभी भी मैं आपके यहाँ पे 2 मिनट लेट हो गया ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार टाइम पंक्चुअलिटी मस्ट होनी चाहिए। आज की तारीख में टाइम पंक्चुअलिटी, मैं जब जिलाध्यक्ष बना था मैंने 3-4 चीजों की बात कही थी। सबसे पहले तो मैंने कहा डिसिप्लिन, टाइम पंक्चुअलिटी, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, जी ठीक है। और एक चीज और, फिर उसके बाद में हमने उसमें बढ़ाने की कोशिश करी थी कि हमको क्वांटिटी क्वालिटी तो है ही है, टाइम पंक्चुअलिटी भी, वरिष्ठों का सम्मान। जी आज भी मैं देखता हूँ, कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, कोई जरूरी नहीं उनको पद मिला हो नहीं मिला हो, लेकिन आज के जो कुछ नए जो रील्स के नेता हैं, जो रियल के नेता नहीं, जो रील्स के नेता है जी, है ना, पार्टी का वरिष्ठ आ रहा है और उनको पता है कि अगर उनकी और मेरी नजर मिल गई तो मुझे उसको कुर्सी देनी पड़ेगी, तो उस मुंह को वो यूं कर देते हैं। अच्छा, हाँ, दोनों पार्टियों में देखा है, ठीक है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने कहा जिस व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 60 साल 65 साल 70 साल है, जिसने उस समय पार्टी का काम किया, जिस समय पार्टी कुछ भी नहीं थी, वाकई में मतलब इंदिरा गांधी वाला जो दौर होगा, इंदिरा गांधी जी का जो दौर होगा, उस समय बीजेपी की बात करना भी कितना मुश्किल था। और समय पे ऐसे वरिष्ठ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, और ऐसे ये तो हमको दिखते हुए चेहरे, जो नहीं दिखते हुए पर्दे के पीछे है, तो आप उनको सम्मान तो दे दो कम से कम। और वहां से उठेंगे नहीं, एक जना उनका मोबाइल पे रील्स बनाता रहेगा, अरे बेचारा उन वरिष्ठ सिर्फ सम्मान का भूखा, उनको सम्मान दो। मैं तो कई बार तो ये था कि मैं जब जिलाध्यक्ष था युवा मोर्चा का था, तो मैं मंच पे बैठता था ना, तो जैसे जैसे वरिष्ठ आते रहते तो एक एक कुर्सी आगे बढ़ता था, और होता ये था कि मेरा सिलसिला मैं नीचे आ जाता था, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं लगता था जी। वरिष्ठों का सम्मान हमेशा हर जगह होना चाहिए, चाहे परिवार में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, या किसी भी सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए। क्या भाजपा में अब गुटबाजी और व्यक्तिगत लॉबिंग मेहनती कार्यकर्ताओं से ज्यादा मायने रखती है? देखो, आज आपके चैनल पे बैठा हूँ, सारी बातें साफ सुथरी कहूंगा, क्योंकि झूठ मेरे मन में टिकता ही नहीं, और मैं क्या साफ बोलने का आदमी हूँ। और साफ बोलने का मतलब क्या, देखो, परिक्रमा और परिश्रम, मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को पसंद करता हूँ जो मेरे ऑफिस पे दिन में 3 घंटे नहीं आए और 3 घंटे उसके वार्ड में, उसके मंडल में बैठ के पार्टी का काम करे। एक व्यक्ति वो है जो दिन में 4 घंटे मेरे ऑफिस पे आके बैठता है, रास्ते से आता है तो कहीं से आलू बड़े लेते हुए आ जाता है, कहीं से ब्रेड बड़े ले आता है, कहीं से जूस ले आता है, और भैया उधर से आ रहा था तो आपके लिए जूस लेके आ गया, और भैया उधर से आ रहा था। तो मैं इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मेरे लिए उस कार्यकर्ता की महत्वता ही नहीं। मेरे लिए उस कार्यकर्ता की, ठीक है, मिलके जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो रेगुलर अगर मेरे ऑफिस पे आके बैठ रहा है 3 से 4 घंटे केवल मेरे को खुश करने के लिए, तो उसकी मंडल में, उसकी वार्ड में उसकी स्थिति क्या होगी हम खुद समझ सकते हैं। मुझे वो कार्यकर्ता पसंद है जो बूथ के अंदर भले 200 मकान है, उन 200 मकानों को आपस में पूरा टच रखता हो, और सबसे अच्छा ये मैं मानता हूँ जिसके राइट और लेफ्ट वाले मकान से दोस्ती हो, क्योंकि हमेशा झगड़ा किससे होता है, राइट और लेफ्ट वाले से। राइट और लेफ्ट वाले से अगर उसकी दोस्ती है तो यानी वो अच्छा व्यक्ति, क्योंकि आज संदेश भी बहुत सारे कार्यकर्ता। कई बार क्या होता है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो कुछ चीजें हमको नहीं चाहते भी इग्नोर करनी पड़ती है। हाँ, सही बात। पड़ोसी से भी, कि पड़ोस से क्या होता है, कभी कचरा चला जाता है, वो जगह नहीं, तो कई बार किसी चीजों को इग्नोर करने की भी बहुत सारी जरूरत है। क्योंकि अगर आप राजनीतिक से फिर आप वोट मांगने जाओगे, आपके राइट और लेफ्ट वाले से आप वोट नहीं मांग सकते और आप नेतागिरी कर रहे हो, काम की नहीं। क्या ये सच है कि कुछ बड़े नेताओं को, कुछ बड़े नेता है ना, को आपकी बढ़ती लोकप्रियता और युवाओं में पकड़ से असहजता थी? मैं तो ऐसा नहीं मानता। देखो,
आप भी कहते हो, लोग बाग भी कहते हैं ऐसा, ठीक है, कि यार गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है। तो मैंने एक बार एक दिन को कहा, यार मैंने आपने अपन कहते हैं ना घुड़ सवारी रे होती ना, उसमें आपने घोड़े को उतारा तो मैं तो घोड़े की तरह ही दौड़ूंगा, मैं गधा बन के काम नहीं कर सकता। ठीक बात, ठीक है ना। तो काम मैंने, और मेरे क्या है कि दिमाग में मैं नए नए प्रयोग करता रहता हूँ। हाँ, तो वही असहजता का कारण रहा। जिनको डर होगा उनको असहजता लगी होगी, लेकिन मेरा एक बात तो, मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मेरे मन में कभी ऐसा आया ही नहीं। देखिए, ना तो मैंने आज तक कभी कोई विधायक की दावेदारी करी, आपने देखा कहा कभी सुना कि मैंने विधायक की? गजेंद्र जी भंडारी 20 साल बाद की बात करें या 15 साल बाद की बात करते हैं, चलिए अभी हम भी नहीं मानते हैं कि आप उस दौड़ में जरूर होंगे। देखो, मैं मेरी उम्र पर 20-15 साल बाद तो ये माना जाएगा ना कि गजेंद्र भंडारी भी अगर 15 साल राजनीति में और रहते हैं, बड़े पदों पर रहते हैं, तो 101% जनता आपको विधायक का उम्मीदवार बनाती। और कितने पदों पर रहेगा आदमी? मैं आपको क्या करूँ, तो आज मेरी 40 साल की उम्र है। 18 साल की उम्र से मैं पद पे काम कर रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद से लेकर जिला मंत्री तक। उससे पहले भी मैं संघ का ठीक है, पार्टी का काम तो हम 8 साल की उम्र से कर रहे हैं, जब पर्ची लिखी जाती थी, ठीक है, वोटर लिस्ट आ जाती थी और पर्ची बनाते थे उस समय पे, और पर्ची बना के देते थे। और मैंने तो वो भारतीय जनता पार्टी का कमल और ये जो उस समय पेंट करते थे, एक सिंबल आता उसके अंदर पेंट करके वो करते, उस समय से शौक था, वो काम कर रहे हैं। और मैं आज उदयपुर शहर की जनता का आपको चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी एक सवाल खड़ा कर सकते हैं क्या? एक सवाल कोई नहीं। मैंने विगत युवा मोर्चा से अभी तक 15 साल मुझे हो गए, ठीक है, मैंने सबकी भलाई करने का काम किया। हो सकता है कहीं गलती से अनजाने में कोई गलत काम हो गया हो, जानबूझ के नहीं, वो भी नहीं हुआ, मुझे तो ये भी नहीं पता, ठीक है ना। और असहजता की सवाल आ रही तो यार देखो, जितने भी वरिष्ठ है उनकी और मेरी उम्र में कम से कम 20 साल का गैप है। मेरी उम्र 40 साल है, ठीक है। और आज की राजनीति हम मानते कि वैसे तो आजकल ये भी 75 साल वाला एजेंडा भी अभी कुछ दिनों से कैंसिल चल रहा है, ठीक है। तो 35 साल की अभी तक अगर मैंने अच्छे ढंग से काम किया, क्योंकि ये तो क्रिकेट मैच है, आपने एक गलत स्टेटमेंट या एक गलत आपका काम, एक गलत शॉट और मतलब एक बोल चुके तो आप बोल दो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। बोलने पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मुझे क्या कभी कभी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और एक बात बताऊं आपको, जो सच्चा व्यक्ति होता है ना, निश्चित तौर पर वो सच बोलने से घबराता नहीं। मन में जिसके पाप नहीं होता ना, ठीक है, उसको गुस्सा उस व्यक्ति को जरूर आएगा जिसके मन में पाप नहीं। और लेकिन जो जिसके मन में पाप होता है ना, उस गुस्से को मन में उतार देता है। मेरे गुस्सा आता है ना तो 1 मिनट का आता है, जितनी जल्दी आता नहीं है उससे डबल स्पीड से वापस चला भी जाता है जी, ठीक है। और मैं कभी किसी के लिए मन में पाल के नहीं रखता हूँ। कितने जनों की आदत जो मन में पाल लेते हैं, ठीक है, मतलब नाक जैसा आंखों में फोटो खींच के नहीं रखते। हाँ, फोटो खींच के रख लेते हैं और जब मौका मिलता है तब शूट कर देते हैं। ऐसा नहीं, मेरा ऐसा नहीं। मेरे को अगर किसी गलती मैं मुंह पे बोल देता हूँ, वो मुझसे नाराज होता है, लेकिन 5 मिनट बाद उसको खुद को अच्छा लगता है कि नहीं यार चलो भैया ने मुंह पे कहा। मैं उससे कभी लंबी दुश्मनी कभी नहीं रखता जी। अच्छा, कटारिया जी को आप आदर्श मानते हैं क्या? कटारिया जी खेमे से जुड़े नेताओं को संगठन में अब साइड लाइन किया जा रहा है? देखिए, मैं एक तो क्या है कि आपके चैनल पे बात करना चाहता हूँ। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया भाई साहब एक बहुत बड़ा नाम है जी, और उनके बारे में डिस्कशन करना न तो मेरा लेवल है ना मेरी औकात है, ठीक है। राजस्थान की बात करूं मैं, भैरव सिंह जी शेखावत, गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हरिशंकर जी भावड़ा, ललित किशोर जी चतुर्वेदी, पवन लाल जी शर्मा, वसुंधरा जी राजे सिंधिया, सतीश जी पुनिया, राजेंद्र जी राठौर, ये ऐसे बहुत बड़े नाम है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में चारों दिशाओं से इकट्ठा करके और एक किला बनाया है। बात को समझना, एक पहाड़ का रूप दिया है। इन लोगों के बारे में आप हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं सवाल करते हो तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि क्या कटारिया जी ने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है पूरे राजस्थान में, बिल्कुल पूरे राजस्थान में, उदयपुर, मेवाड़ और पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। कुछ लोगों ने राजनीति के चलते रिश्ते तोड़ लिए और कुछ लोगों ने रिश्ते जोड़े रखे। और मैं कभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी कह देता हूँ, राजनीति के चक्कर में व्यक्तिगत संबंध कभी खराब मत करो जी। एक बहुत क्या, चूंकि आप की जो एक है कि भाई गजेंद्र जी भंडारी के जो आइडल हैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब हैं राजनीति में, और उन्हीं के खेमे से भी आप ताल्लुक रखते हैं, तो क्या उनके जो खेमा है उसको आज की तारीख में वर्तमान जिला कार्यकारिणी एडजस्ट नहीं कर पा रही है? देखिए, वो मेरे आइडल हैं, खत्म करने पर आमदा है। वो मेरे आइडल हैं और उदयपुर के जितने भी बड़े नेता उन सबके वो आइडल हैं। पहली बात तो ये, मैं खेमे से नहीं हूँ। मैं आपको एक बात चीज पे बहुत क्लियर करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।
मैं किसी व्यक्ति विशेष का खाता नहीं हूँ, मैं किसी का पर्सनल अकाउंट का खाता नहीं हूँ। मैं आपको आज वो के ठीक बात है, आप उसे मानते मैंने हैं, पार्टी पर के जिला अध्यक्ष जी दिनेश जी आपका भट्ट के हमेशा साथ मिलकर झुकाव किया। उनके जो समर्थक है उनके साथ हमेशा रहा है। नहीं, देखो कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते ना, हम्म, तो हम किसी के अच्छे कामों से हमसे उनसे व्यक्तिगत जुड़ा हो जाता है। ठीक है, आदरणीय भाई साहब का जो काम करने का तरीका, उससे मैंने क्या पूरे राजस्थान में हो सकता है कि आज भी आप देखिए कि आज महामहिम है, ठीक है, पंजाब के अंदर आज भी आप देखो जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है उनके कंटिन्यू दौरे चल रहे हैं। और इस उम्र में भी मेरी बात सुनो, आज 81 ईयर्स के हैं और 81 ईयर्स के अंदर भी आज वो काम कर रहे हैं। कई बार कहते हैं कि उम्र से इंसान को तोला नहीं जाता, कि आप युवा होने की परिभाषा कहते हो। एक तो मैं कह रहा हूँ 35 साल का आदमी, 35 साल का युवा है, वो 6 घंटे काम नहीं कर सक रहा, और एक 80 साल का व्यक्ति जो 18 घंटे काम कर रहा है, तो युवा कौन हुआ? 18 वाला। और काम करने वाला जो 18 घंटे कर रहा है वो कहाँ जाएगा? आप एज के कारण से उसको युवा कह सकते हो, और बाकी जो काम करने की कैपेसिटी है, वर्किंग है, 18 घंटे 16 घंटे जो काम कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर पर मतलब क्या ये मानते हो कि पार्टी, सबसे पहले तो ये बताओ, ये मानते हो कि नहीं पार्टी में गुटबाजी है? गुटबाजी कौन सी पार्टी में नहीं है? तो गुटबाजी में है तो आप भी किसी न किसी गुट से तो ताल्लुक रखते मैं आपको बताऊं, गुट की बात करो, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब मेरे आइडल हैं, थे और रहेंगे। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। आप बार बार इस सवाल को वापिस करना भी मत, मैं इसलिए इसको एक बार आपको कह रहा हूँ, है और मेरे नहीं, इस पूरे उदयपुर में, पूरे मेवाड़ में बहुत से लोग थे। चलो अब थोड़ा लोगों ने, सरल मैं इसको आपको बता रहा हूँ, कुछ थोड़ा लोगों ने राजनीति के चलते उनसे रिश्ते तोड़ लिए और हम लोगों ने रिश्ते नहीं तोड़े। मैं भी चाहता तो मैं भी रास्ता बदल लेता, हाँ। लेकिन क्या ये सही था? क्या ये सही था? मैं उस श्रेणी में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, कटारिया साहब हम सबके आइडल हैं। उन्होंने इस यहाँ पे जो संगठन का काम होता है, जिस तरीके से वो हमको सिखाया उन्होंने एक बात कही थी कि मैं हूँ जब तक, और मैं जब चला जाऊंगा तब मुझे तुम सब लोग याद करोगे जी। मुझे ये बात व्यक्तिगत की थी कि जो लोग बाग मेरे बारे में, भाई साहब के बारे में इतने जो कटाक्ष करते हैं, वो करते हैं ना, ठीक है, कि जब तक मैं हूँ तब तक बहुत अच्छा है, जिस दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा उस दिन के बाद गुलाब चंद जी कटारिया को तुम याद करोगे। अच्छा, क्या वाकई में लोग अब उन्हें मिस कर रहे हैं? मिस तो सभी करते हैं। और देखो मैं आपको देखो, आज एक उम्र का भी दायरा होता है, ठीक है ना। संगठन में आपने, मेरा मानना है कि 2 साल राज्यपाल बने हुए हो गए, 79 ईयर्स तक आपने सक्रिय के संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको राज्यपाल महामहिम का दिया, ठीक है ना। तो आप, ये आपके लिए क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जी। राज्यपाल कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, 101% बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और ऐसी उपलब्धियां आज जैसे ओम जी माथुर को मिली है, ठीक है, गुलाब चंद जी कटारिया भाई साहब को मिली, तो बहुत बड़ी चीजें। मैं कह रहा हूँ, आप मेरे से सवाल करें ना, मैं तो अपने आप को मार रहा हूँ, इसका जवाब देने की मेरी औकात ही नहीं है जी। और आप गुटबाजी की और ये बात करें, मैं बताऊँ, मैं जिला अध्यक्ष बना ना, तो मैंने सभी को साथ में लिया जी। पुरानी टीम के भी कुछ लोगों को लिया मैंने, जो गणेशोत्सव महोत्सव कराते थे, कोई नवरात्रि के कार्यक्रम कराते थे, जो ऐसे हमारे सनातनी वाले कार्यक्रम कराते थे, उन सभी को मोहल्लों से निकाल के मेरी टीम बनाई जी। वो टीम के कारण क्या, वो टीम बहुत अच्छी बनी, और अच्छी बनी तो 6 साल का कार्यकाल मेरा भी चल गया। इसलिए आप लोग बार बार कहते कि आप जब युवा मोर्चा, हाँ ठीक है, कैप्टन कोई ना कोई होता है, लेकिन काम पूरी टीम वर्क से होता है। चलिए, क्या मौजूदा कार्यकारिणी में वफादार और मेहनती कार्यकर्ताओं के बजाय सत्ताधीशों के खास लोगों को प्रमोट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, कार्यकारिणी बनी, बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनी। आपके चैनल के माध्यम से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लोग बाग मुझे सुन रहे होंगे, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए, 8 उपाध्यक्ष बने, तखत सिंह जी भाई साहब बने, उनके बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। करण सिंह जी शक्तावत साहब बने, जगदीश जी शर्मा बने, हंसा दीदी भी बनी, किरण जी तातेड़ बने, शंभू जी गमिती बने, दिग्विजय जी शिमाली बने। अब एक नाम यहाँ पर आके ठहरता है, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी शायद नहीं होगी कि वो पार्टी के पूर्व पार्षद भी रहे और पूर्व जिला मंत्री भी रहे हैं। बीच में कुछ सालों तक उनका, शायद तक 15 साल हो गए, शायद तक मुझे जानता हूँ, उनकी सक्रियता कम थी, लेकिन ठीक है, वापस उनको जिलाध्यक्ष जी ने या वरिष्ठ लोगों ने लिया है, तो सोच समझ के लिया है। और सभी जो कार्यकर्ता जिला, देखो पार्टी में मेन पद कितने हैं, एक जिलाध्यक्ष का, 3 महामंत्री के, 8 उपाध्यक्ष के, 8 मंत्री के, 8 और 8 16 और 3 19 और 1 20, और एक होता है कोषाध्यक्ष का 21, फिर एक कार्यालय मंत्री या मीडिया प्रभारी को मान के ऐसा मान लो 25 पद जो होते हैं इंपोर्टेंट है। 12 मंडल हैं, ठीक है, 12 मंडलों से एक 2 कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे नहीं लिया, इसलिए मैं बार बार उस पर उंगली उठाऊं, वो सही नहीं है। सभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि भाई, जिनको जिला मंत्री जैसा
बड़ा पद दिया गया है। जिला मंत्री जैसा बड़ा पद हाँ, किनको दिया? बहुत सारे लोगों को दिया। तीन जो मंडल अध्यक्ष थे वो बने गिरीश जी शर्मा, हाँ, सिद्धार्थ जी बहुत शर्मा, सारे लोग हैं। आप हजारी जी जैन। हाँ, इस कार्यकारिणी के अंदर मेरी सोच एक थी कि इसके अंदर क्या था कि जो 2-4 मंडल अध्यक्ष रह गए, मेरा सोचना, देखो उन्होंने उनके हिसाब से, देखो जिलाध्यक्ष को अपनी कार्यकारिणी बनाने का मैं मान रहा हूँ 100% अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो मंडल जिला उनको चलाना है, ठीक है ना। 2-3 मंडल अध्यक्ष मेरा ये मानना है कि जैसे देखो कार्यकारिणी बहुत होती, लेकिन इसमें सोने पे सुहागा लग सकता था। जैसा मेरा ये मानना है कि 1 मिनट के लिए दिनेश जी धावे को ले लिया जाता, राजेश जी वैष्णव को लिया, मैं आ रहा था, राजेश जी वैष्णव को लिया जाता, जितेंद्र जी मारू को लिया जाता, दीपक, जैसे अंबेडकर मंडल से, देखो मैं आपको बहुत फैक्ट बताता हूँ इस कार्यकारिणी के बारे में। अंबेडकर मंडल से अतुल जी चंडालिया और राजेश जी वैष्णव, ये 2 नाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद राणा प्रताप मंडल से जितेंद्र मारू का एक नाम और ऐड हो जाता, क्योंकि करण सिंह जी भाई साहब का हो गया। फिर भंडारी मंडल से सिद्धार्थ भैया को ले लिया, गजेंद्र जी भंडारी का। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे लिए भगवान और कुछ अच्छा लिखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, इसी में भी कुछ अच्छा हो सकता था। ठीक है, मैं कोई बात भाई, मैं तो पूछता हूँ पंकज जी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे। पंकज जी बोराना एबीवीपी में आपके बाद के कार्यकर्ता है। हाँ, मेरे बाद में महानगर मंत्री बना था, ठीक है, बिल्कुल। और उसके उनसे ज्यादा संगठन में, क्योंकि बीच में एक जो दरमियान था उसमें वो राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय भी नहीं थे। 2012 में वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने पूरी भारतीय जनता पार्टी की बदौलत। लड़ाई किससे थी? सीएसएस से। और पार्टी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरा खुद को बता रहा हूँ कि मिथिलेश जी भाई साहब के साथ में मेरे पास 30-72 फोर्ड फिएस्टा गाड़ी थी। भाई साहब का ट्रेन थी चित्तौड़ से जयपुर की, तो उनको मैं कपासन होते हुए चित्तौड़ छोड़ा। उस दरमियान मेरे साथ में छोटे मोटे बहुत सारे हादसे हुए, कहीं गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी पंचर हो गई तो जैक नहीं था, फिर जैसे तैसे करके जैक एडजस्ट किया, फिर आगे गए तो बारिश तेज आ गई, बारिश तेज आई तो वाइपर टूट गया, तो जैसे तैसे करके मिथिलेश जी, क्योंकि हम पंकज के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कहते, क्योंकि उस समय एक नाक की बात आ गई थी, तो पूरा संगठन। अच्छा, जिन लोगों ने आपकी नाक तक दाव पे लगाई, जैसा आप बता, नाक की बात आ गई थी, उन लोगों को संगठन में मौका दे दिया गया, और जिन लोगों ने नाक बचाने के लिए इतना संघर्ष करा, गाड़ी में जैक लगाए, वो बारिश आ रही थी, वो आपका वाइपर भी टूट गया, उन सारे संघर्ष के बावजूद, जिसके लिए संघर्ष कर, मतलब जिसके सामने संघर्ष कर रहे थे, जिस पार्टी के सामने। सवाल करना चाह रहे हो ना, देखो मैं सवाल को बहुत सीधा उत्तर देता हूँ। देखो मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, और मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आप बार बार जो कहना चाह रहे हैं कि पंकज को जिला महामंत्री बना दिया गया। नहीं, पंकज जी तो बनाया, हाँ। साथ में सीएसएस के सामने आप लोग मुकाबला कर रहे थे, हाँ। सीएसएस से भी तो लिया अशोक जी को। देखिए, वो कॉलेज छात्र संघ चुनाव की बातें थी, वो सीएसएस विद्यार्थी परिषद में मर्ज हो गई। मेरी बात सुनो, कांग्रेस से आके कितने जने तो बीजेपी में मुख्यमंत्री बन गए। अरे तो हमारे अपने लोग, आप समझो ना, उसके लिए अपने व्यक्ति को खोदेंगे क्या? जो अपना हीरा है उसको खोदे हुए? नहीं, इसमें किस व्यक्ति को खोया आपने बताओ? आज गजेंद्र जी भंडारी क्या उस जगह एप्लीकेबल नहीं थे? अरे तो मैं कह रहा हूँ दादा मेरे भाई, क्या राजेश जी उस जगह एप्लीकेबल नहीं थे? अपन ये चल रहे थे, बीच में आपने कर दिया भंडारी मंडल तक आया, भंडारी मंडल पे आपने गजेंद्र भंडारी को डाल दिया, तो भंडारी मंडल से भंडारी को थोड़ा दूर रखो। भंडारी मंडल के बाद अपन मुखर्जी मंडल से जगदीश जी को लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर कहीं चंचल जी भाई साहब और एडजस्ट हो जाते तो थोड़ा एक अच्छा लगता है, ठीक है ना। उसके बाद में उपाध्याय मंडल से देवीलाल जी भाई साहब को ले लिया, कोई तकलीफ आती। नांदेश्वर से मैंने आपको बताया कि एक दिनेश जी धावे के सेट हो जाते हैं। ये मेरा एक ओपिनियन है जी, है ना। देखिए उन्होंने तो किया होगा, बस वो समझ के क्या होगा। फिर जामेश्वर मंडल से एक हमारे हिम्मत सिंह जी भाई साहब हैं जो मंडल अध्यक्ष थे, उनको कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, या फिर लगता है कि उनकी उम्र कोई ज्यादा, उम्र तो क्या है सब ठीक है, उनको एक कहीं सम्मानजनक पद मिल जाता। जावर मंडल से एक आध कार्यकर्ता को सेट हो जाता। बड़गांव मंडल से जैसे गोपाल सिंह जी राणा रह गए, ठीक है, शायद हो सकता है कि अगर उन्होंने समय का ऐसा कुछ कहा हो। खूबीलाल जी पालीवाल रह गए, ठीक है ना। और फिर एक दुल्ले सिंह जी देवड़ा जो देवारी मंडल के अध्यक्ष थे, बुआना मंडल से गिरीश जी शर्मा को सेट कर दिया। तो ये 2-4-5 को एक बार थोड़ा तो एडजस्ट कर देता, तो मेरा मानना है कि इस कार्यकारिणी में 100 में से 140 नंबर मिल जाते हैं जी। दीपक जी बोलिया जैसे सरदार पटेल मंडल से जी, एक बहुत ही सिंसियर कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, तो उनको भी अगर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हाँ, अब अपन वापस उन्हीं पुराने प्रश्न पे आ जाते हैं। महामंत्री जी के लिए, जो महामंत्री जी से आप सीनियर भी थे, आपने उन्हें चुनाव जिताने के लिए ठट कपासन वाले रास्ते से आप गए भी, उसके बावजूद भी सीनियरिटी को भी नहीं देखा गया। बीच में राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय भी नहीं थे पंकज जी, आप हमेशा सक्रिय भी रहे, पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर भी रहे, फिर महामंत्री जैसे पद से वंचित समीकरण भी देखा जाता है ना, क्योंकि जैन समुदाय मानते हैं सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा काम करती है। नहीं, सोशल इंजीनियरिंग मैं तो आप देखो, मैं अगर आप मेरे से सिद्धांतवादी के नाते अगर क्वेश्चन पूछना, देखो पंकज अपना भाई है, ठीक है ना, आपका जन्म के नाम, ठीक है ना।
मैं 2015 में जब मैं बना ना, तो मैंने सबसे पहले जिला महामंत्री बनाने के लिए पंकज को ऑफर किया था। अच्छा हाँ जी। मैंने सबसे पहले कहा था, क्योंकि मेरी ये इच्छा थी क्योंकि वो विद्यार्थी परिषद से महानगर मंत्री भी था मेरे बाद में, और उसके बाद में यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रहा। तो मैंने कहा एक अच्छा ऑप्शन मुझे मिल रहा है। तो मैंने फिर उसने उस समय असहजता दिखी, हो सकता है पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, व्यावसायिक कारण भी हो सकते हैं, कोई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। 13 साल तक उसकी ऐसी संगठन में कोई सक्रियता नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो सब जने कहते हैं, इस जगह मेरा ये मानना था कि जगदीश जी शर्मा या हंसा दीदी अगर सेट होते हैं ओबीसी वर्ग से तो काफी अच्छा रहता। ये भी हुआ, इसकी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। इसमें कोई मैं विरोध दर्ज नहीं करा रहा हूँ। जगदीश जी शर्मा तो प्रदेश मटेरियल थे ना। प्रदेश मटेरियल, आप समझो बूथ से प्रदेश पे गए। हाँ वही कह रहा हूँ मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, वो बूथ से। हाँ। आप ओल्ड सिटी के जगदीश जी भाई साहब हैं, हाँ। शर्मा, जो बूथ से काम करते करते युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष रहते हुए, जिला अध्यक्ष रहते हुए, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहते हुए, प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हुए, अब जिला उपाध्यक्ष बने। हाँ अगर वो जिला महामंत्री पर हो जाते या हंसा दीदी होती महिला खाते से तो ये अच्छा होता। ठीक है, पंकज भी अच्छा काम करेगा, संगठन ने लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, और ये भी अच्छा काम करेगा, और हम भी इसको सहयोग करेंगे निश्चित तौर पर। इसने कहा कि भैया मुझे पूरा सहयोग करना। मैंने कहा 100% अपना सहयोग तो सबके लिए जी। अब अशोक जी शर्मा, अशोक भैया, देखो अशोक भैया भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू से कर रहे हैं। ठीक है, केवल कॉलेज के अंदर तो क्या है कि सीएसएस उन्होंने खड़ी की, क्या ये मानते हो सीएसएस से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप आए हो? हाँ, तो फिर उसको बीजेपी की उस राजनीतिक काउंटिंग में लेना ही नहीं चाहिए। फिर आपके राजनीतिक जीवन में किस बात की काउंटिंग? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अगर आप दोनों को अलग मानते हो तो देखो, या तो देखो मैं आपको एक बहुत फैक्ट बता रहा हूँ, जिसको बनाना है उसके लिए कोई नियम नहीं है, और जिसको नहीं बनाना है उसके लिए सारे नियम है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों के सामने आपकी तो मुख्य पहचान जो है, चलो युवा मोर्चा फर्स्ट नंबर पे आती है, पर एक जो गजेंद्र भंडारी को लोग कॉलेज के जमाने से जानते हैं, जो लोग आपके साथ पढ़े हुए हैं, कुलदीप सिंह जी साकरे खेड़ी से भी आपके बहुत अच्छे संबंध है, आपके साथ पढ़े हुए हैं, तो वो जो पूरी आपकी टीम थी, एक पूरा लॉबी थी, वो लोग तो उनके लिए तो सीएसएस एक सामने मतलब एक चैलेंज ही था ना, विपक्षी पार्टी थी ना। सीएसएस ने काफी अध्यक्ष निकाले, दिलीप जी जोशी निकाले, उसका परमवीर सिंह सुंडावत, अमित पालीवाल, ठीक है ना, 3 अध्यक्ष तो मेरी जानकारी। रवि जी शर्मा चलो बीच गैप आ गया 2004-5 3-4 के बाद, उसके बाद 5-6 साल इलेक्शन बंद हो गए थे और काफी अच्छे मार्जिन से निकाले, ठीक है ना। और उसके बाद से वो सीएसएस एबीपी में विलय हो गई और आज एक अच्छा छात्र संगठन बन गया, और काफी टाइम से आप देखो विद्यार्थी परिषद उदयपुर सुखाड़ा विश्वविद्यालय में जीतती आ रही। तो मतलब वो विलय कर लिया, इस कारण उनको सेट कर दिया। देखो मैं मानता हूँ समय पर कहते ना, समय के साथ इंसान अगर ढल जाता है तो उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। कि अशोक भैया काम तो भारतीय जनता पार्टी के करते थे, उन्होंने कभी मैंने कांग्रेस का काम करते अशोक भैया को नहीं देखा, ठीक है ना। कॉलेज के अंदर भले सीएसएस छात्र संघर्ष समिति उन्होंने बनाई और बहुत अच्छे से चलाई, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से चले। उन्होंने इलेक्शन भी इतना महंगा कर दिया ताकि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब हिमांशु की बात है, बागड़ी की बात, तब ठीक है, तब आगे था, कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी आ गया था। तो उस समय भी हमने भी बहुत अच्छे से करके, और जैसा भी हुआ था उसको अच्छे से किया सब कुछ जी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि 2022 में आप पर हमला हुआ, क्या पार्टी ने आपके साथ खड़े होने की बजाय दूरी बना ली? देखो अगर अनुशासन की बात करें अपन, तो पार्टी को कड़ा डिसीजन लेना था, बिल्कुल, चाहे उसकी जगह बे होता है, चाहे आप होते, चाहे कोई और होते। इसके लिए मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको ध्यान हो तो शायद। ये युवा मोर्चा की लड़ाई नहीं थी। अगर युवा मोर्चा की लड़ाई होती तो उसमें कुछ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी आते, उसमें केवल एक व्यक्ति युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, बाकी यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष, एचएस, अल्पसंख्यक के एचएस, ये लोग थे। और पूरा वीडियो आपने देख रखा, मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। पार्टी को वाकई में डिसीजन लेना था, पार्टी को निष्कासित करना था, केवल पद मुक्त किया गया। मैं आपको आज बता रहा हूँ जी, ठीक है ना। कल हो ना हो कोई कार्यकर्ता ऐसी घटना को पुनः अंजाम दे देता है, ठीक है, और उसका घटनाक्रम वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। पार्टी उसको लेटर देती है कि आप कारण बताओ नोटिस का, ठीक है। वो चाहेगा तो हवाला दे देगा ना कि मेरा तो कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। और भोपालपुरा में 2022 में गुरुवार के दिन शाम को 4:45 पे जो घटनाक्रम हुआ, वो तो जो लोग थे उन्होंने सबने देखा, और राजस्थान भर ने देखा, राजस्थान के पूरे देश भर ने देखा
वो आज भी यूट्यूब पे है। हाँ। आप डालोगे, सर्च करोगे, तुरंत आ जाएगा। कुछ बिल्कुल 11-12 मिनट का है। और कैसे उसमें कारण बताओ, नोटिस की तो जरूरत ही क्या थी? मेरे भाई को, हिमांशु को किस तरह से तलवारों से मार रहे थे जी, जैसे कोई वो बहुत बड़ा गैंगस्टर हो जी, जिसने तुमको जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पूरा सूत्रधार अपनाया, जिस व्यक्ति ने, और उसी व्यक्ति को ही तुम तलवारों से दे रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो और किडनैप करके लेके जा रहे हो हैं जी। वो एक बात और कह रहा हूँ, हिमांशु बागड़ी नहीं होता ना तो वो जिलाध्यक्ष भी नहीं बनता। ये आपको आज कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि हिमांशु से मेरा अच्छा व्यक्तिगत प्रेम है और इससे मेरा कोई ज्यादा कोई प्रेम नहीं था, ठीक है ना। लेकिन मुझे दिन में 4 बार किसी एक व्यक्ति का नाम लेना, 4 बार लेना, धीरे धीरे करना, दादा ये करना, तो सारी चीजें बढ़ गई। तो उसके जिलाध्यक्ष बनने में मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, हाँ भी मेरी जरूर थी। जब फोन आया ना मेरे पास कि कोई और विकल्प देखना तो भी देख लो, मैंने एक विकल्प और देखा था, लेकिन हमारे नितिन जैन का और वैभव भंडारी का 2 नाम, ठीक है। तो नितिन के तो मैंने बात करके पूछा कि तो उसके फादर भी एक्सपायर हो गए थे। उसने कहा देखो भैया आपने जो किया वो मैं कर नहीं पाऊंगा और मेरी भी इतनी स्थिति नहीं। वैभव का भी नाम मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किया था, पहले मोहन जी गुजर बनने का फाइनल था, लेकिन किसी कारणों से मोहन जी का नहीं हुआ और फिर ये आया विकल्प, ठीक है ना। फिर मेरे से क्या करना, मैंने कहा ओके करो, ओके करो कि देखो नहीं कुछ चेंज करो। मैं कोई चेंज नहीं करना, बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ तो नहीं। मेरे को कोई तकलीफ नहीं, एक दिन का समय ले लो। मैंने कहा नहीं ले लो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जो तुमने इतनी मेहनत करके वो आज अच्छा युवा मोर्चा खड़ा किया कहीं खत्म नहीं हो जाए जी। मैंने कहा देखो भैया जहाँ तक मेरे को है, मेरे में क्या एक्चुअली में क्या है कि राजनीति में दिमाग से काम लिया जाता है, मैं दिल से काम करता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि ऐसी स्क्रिप्ट बना के ये लोग फिल्म को वो करेंगे। उसी पे आ रहा हूँ। क्या सन्नी पोखन्ना और आपके बीच का विवाद सिर्फ राजनीतिक ड्रामा था या उसके पीछे संगठन के कुछ नेताओं की साजिश भी छुपी थी? अगर स्क्रिप्ट थी तो उसके कुछ डायरेक्टर भी होंगे। कुछ लोगों ने फिल्म को हिट करने के लिए वो कहते हैं ना कि प्रमोशन कराया होगा। अच्छा, तो निश्चित तौर पर मेरे को कई लोगों ने कुछ सारी बातें की, लेकिन मैं इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहता। किसी ने कहा देखो मुझे कोई चढ़ाता है कि आपको ये करना, तो लेकिन मेरा स्वविवेक भी तो होना चाहिए कि मुझे वो चीज करनी है कि नहीं करनी है। आप जैसा भी आपने मेरा सवाल किया कि कुछ नेताओं ने, मुझे नहीं पता, मैं तो 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ होंगे कुछ 2-3 बड़े नेताओं ने उसको पंप किया होगा, लेकिन पंप करना सब करेंगे, लेकिन अपने स्वविवेक तो होना चाहिए कि जो मैं घटनाक्रम करना चाह रहा हूँ उसके बाद से मेरे राजनीतिक कैरियर पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छे सपने दिखाए गए होंगे यार, यहाँ से तू फेमस हो जाएगा और पुराने इतिहास के बारे में बताया गया हो कि भाई इस फलाने राजा ने इस फलाने राजा को मारा था, तब जाकर वो उस तत्कालीन सल्तनत पर उसका कब्जा हुआ था। इस तरह कोई सपने दिखाए गए हो? क्या पता, हो सकते हो दिखाए भी हो सपने दिखाए और वाकई में उनको लग गया हो कि सपने को मैं साकार भी कर लूंगा, तो हुआ क्या, नुकसान किसका हुआ? हाथ दोनों का हुआ ना जी। देखो मैं आपको बताऊं, एप्पल चक्कू पे गिरे या चक्कू एप्पल पे, कटना किसको है? एप्पल को ही, और कटी कौन? एप्पल। तो बस। पर मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि भाई गजेंद्र जी भंडारी, आपसे बार बार सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है कि मौजूदा समय में जो हम समीकरण देख रहे हैं उस समीकरण में ये दिखता है कि उनको भले ही संगठन से दूर रखा गया हो पर वो सत्ताधीशों के नजदीक हैं, उनके सारी चीजें ट्यूनिंग बैठ रही है, पर ओरिजिनल जो घास गिर रही है वो आप पर गिर रही है। देखिए कई बार क्या होता है कि गेहूं के साथ में गूंद भी पिसाता है जी, ठीक है ना। अब जो लोग साथ में लेके चल रहे हैं, मैंने आपको कहा था ना, अगर निष्कासित की कार्रवाई होती है 6 साल के लिए निष्कासित होता, मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे लगता है कि यार पार्टी ने, क्योंकि ओकार सिंह जी लखावत हमारे डिसिप्लिन कमेटी के अध्यक्ष, ठीक है, उनको मीडिया ने कई बार फोन करके सवाल किया, मीडिया ने भी किया, समाज के लोगों ने भी किया, क्या पार्टी की अगर ऐसा घटनाक्रम किसी और ने किया होता तो आप तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर देते हैं। तो आपने, और जो ओकार सिंह जी लखा जो डिसिप्लिन के मामले में नंबर 1 माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने भी किया। मैंने भी उनसे व्यक्तिगत बात की, मैंने कहा भाई साहब आपने पूरा घटनाक्रम देखा है, उसके बाद भी मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी तो शायद किसी बड़े नेता के या तो किसी के दबाव में थे या क्या पता क्या था, तो मुझे भी काफी बुरा लगा कि यार ऐसा घटना, मुझे चलो एक बात, कल ऐसा घटनाक्रम मैं भी दोहरा लेता हूँ, हालांकि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा घटनाक्रम मैं भी दोहरा लेता हूँ। पार्टी मुझे देगी नोटिस, मैं हवाला दूंगा इस, जैसे कोर्ट के अंदर रूलिंग चलती है ना पुराने केसों की, कि उस पुराने केस में ये हुआ था तो जज साहब इस कारण से आप इसको अपराधी नहीं मान सकते हो, मैं भी हवाला दे दूंगा कि भाई साहब मेरा तो घटनाक्रम सीसीटीवी में था, अगर मैं किसी पे घटनाक्रम करूंगा। संगठन की धज्जियां उड़ रही है ना,
संगठन के सिद्धांतों की बात उड़ रही है ना, कि संगठन तो आपका सिद्धांतों पे चलता है। देखो भारतीय जनता पार्टी क्या सिखाती है? संगठन, सर्वोपरि, अनुशासन। आपके 5 सिद्धांत है शायद एबीवीपी के, उसमें हम 5 अनुशासन। क पे चलते हैं, कार्यक्रम, कार्यकर्ता और कोष, हाँ। कार्यालय, ये से 5 क थे। एक अनुशासन भी उसमें आपके रीत नीति में हमेशा रहता है। अनुशासन तो देखो मयूर भाई, ऐसा है कि आज आपका भी ये द अलबेला शो है, उसमें भी अनुशासन की बहुत जरूरत है। मुझे मेरे व्यापार में भी अनुशासन की जरूरत है, मुझे मेरे परिवार में भी जरूरत है, और अनुशासन तो पूरे विश्व में होना हिंदुस्तान में चाहिए। जितने पार्टियां मौजूद हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से सबसे बिल्कुल बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिल्कुल वो अलग है। अपने सिद्धांतों पर चलने वाली है। सिद्धांतों पर। ऐसे में जब सिद्धांत से समझौता होने लग जाता है बड़े नेताओं के दबाव में, उस स्थिति पर क्या करेंगे? देखो मैं क्या करूँ, मैंने कितने कड़वा जहर पी रखा है ना, वो मेरा मन ही जानता है जी। इसीलिए ये महादेव जी की तरह नीला नीला हो रहा है क्या? नहीं, गिला विला तो अच्छा, लाइट चमक रही। लाइट से क्या, तो मैंने कितने, मुझे कई लोग कहते हैं भैया आपने बहुत गजब का पेशेंस है यार। जी। मैं क्या करूँ यार, रखना पड़ता है, राजनीतिक क्षेत्र में कर रहे हैं, पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन मुझे वाकई में बहुत बड़ा दुख भी है कि पार्टी ने निष्कासित की कार्रवाई नहीं करी। जी। पुनः पहले 2 बार पार्टी से पदमुक्त हो रखे हैं, 2012 में दिनेश जी भट्ट ने किया और 2022 में हिमांशु जी शर्मा ने किया। ठीक है ना। अब जब कोई नए कार्यकर्ता और ऐसा घटनाक्रम देखेंगे, उनको तो यही लगेगा ना कि पार्टी में क्या, पार्टी तो फैमिली चल जाएगा तो वह एक का अपन भी कर देते हैं फेमस होने के लिए। हाँ, सही बात। और मैं कहता हूँ जो जैसा बोता है ना, एक दिन उसी को काटना पड़ता है। चल, मौजूदा जिला कार्यकारिणी के बारे में गजेंद्र जी की क्या प्रतिक्रिया? वैसे मैंने उसके बारे में प्रतिक्रिया आपको पूरी बता दी कि 95% कार्यकारिणी बहुत बढ़िया बनी। यूं नहीं कि गजेंद्र भंडारी को नहीं लिया और गजेंद्र भंडारी की आगे आने वाले समय के लिए कहीं सोचे वाकई में। और जो मैंने आपको सारे नाम गिना दिए, 3 महामंत्री गिना दिए, 8 उपाध्यक्ष, 8 जिला मंत्री, कोषाध्यक्ष जी, रवि जी नार, मीडिया के प्रवक्ता भी 6 लगे, सब कुछ मैंने आपको गिना दिया ऑलमोस्ट करीब। तो कार्यकारिणी बहुत अच्छी बनी है। सोने पे सुहागा हो सकता था जो 4-5 नाम और अगर ऐड हो जाते तो। मतलब संगठन में कोई ये फिक्स क्राइटेरिया है कि इतने ही सदस्य बनाने पड़ते हैं कि उनको बढ़ाया जा सकता है? नहीं, 3 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष और 8 जिला मंत्री, फिर कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी सदस्य आप 60 के करीब बना सकते हैं, तो वो कार्यकारिणी सदस्य बनाना है। बाकी कुछ लोगों को कार्यकारिणी सदस्य पे सेट कर लेते हैं और जो नाम बड़े थे। देखो यार क्या होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में ओबलाइज भी होना पड़ता है। देखो किसी का बड़े वरिष्ठ का फोन आ गया कि इसको लगाना है, मन नहीं चाह भी कई बार लगाना पड़ता है। मैंने भी जब जिला अध्यक्ष था तो 1-2 मंडल अध्यक्षों के लिए आया मेरे पास, पड़े गया, मैंने कहा देखो भैया आपके कहने पे लगा रहा हूँ, लेकिन काम नहीं करेगा तो मैं हटा दूंगा। तो मुझे बीच में हटाना भी पड़ा, वो इफेक्ट हो। तो कई वरिष्ठ जनों की बात भी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो कुछ 1-2 जने परिक्रमा वाले होते हैं और वो उन वरिष्ठों को भा जाते हैं, तो उनकी बातों को रखना भी पड़ता है। उनकी जगह मैं भी होता, मेरे को भी 4-5 कोई अगर होते हैं, MP साहब ने नाम दे दिए, विधायक जी ने दे दिए, प्रभारी जी ने दे दिए, किसी ने दे दिए, संघ की तरफ से नाम आ गया या हमारे विचार परिवार की तरफ से और भी कोई नाम आ गया, तो रखना पड़ता है। आपने संगठन के कई पदों पर अपना दायित्व निभाया है। क्या लगता है वर्तमान समय में भाजपा की अंदरूनी कला जो किसी से नहीं छुपा है, सत्ता वर्सेस संगठन, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए इसके अंदर पीछे का कार्यकर्ता, दोनों का आधार कौन है? कार्यकर्ता। और जो चल भी रहा है और देख भी रहे पर मैं उसको नकार दूं कैमरे के सामने, तो जो पब्लिक मुझे सुन रही है वो कहेगी जो सामने दिख रहा है उसको भी नकार रहा हो, तो चल रहा है। मेरा मानना है कहीं ना कहीं किसी न किसी वरिष्ठ को, पार्टी के प्रदेश के नेताओं को बैठकर उसको तालमेल करने की आवश्यकता जरूर रहेगी। क्योंकि देखो पहले हम 30 साल तक नगर निगम का बोर्ड एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास होता है, और आप MP की सीट जीत जाओ, विधायक की जाओ, पता पड़ा लोकल बॉडी आपके पास नहीं है, तो बहुत बढ़िया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 7वां बोर्ड भी बनाएगी, 80 वार्ड होंगे, मेरा मानना है 60+ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तय बात है। पक्की बात? हाँ, मैं आपके चैनल पे ऑन चैनल कह रहा हूँ, 60+, 60 में 61 भी हो सकती है और 60 भी हो सकती है। ठीक है ना। अगर टिकट वितरण भी सही हुआ तो देखो टिकट वितरण सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन आप जिसका वर्चस्व है उसको ना देखे और किसी और को ओबलाइज करने की, परिक्रमा वाले को दे दोगे तो आपने रिजल्ट पुराने भी देखे हुए हैं जी। ठीक है ना, वो जैसे आते हैं। और मैं तो कहना भी चाहता हूँ, छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता, परिक्रमा करने वालों से दूर रहो जी। ये परिक्रमा के चक्कर में आपको फ्री कर देते हैं जी। तो इन परिक्रमा करने वाले कार्यकर्ताओं से, परिश्रम करने वाले से रहो। और ये मत देखो कि ये किस खाते का है, ये सिर्फ ये देखो कि ये भारतीय जनता पार्टी के खाते का है कि नहीं।
जी। वो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसके व्यक्तिगत मित्रता होगी, उसके व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, वो उसको उस पर मत जाओ। अच्छा, कितने मंडल अध्यक्ष आपकी जो आपकी टीम में थे, कितने जने मौजूदा समय में मंडल अध्यक्ष है? 8 बताया था ना? 7। ईमानदारी से बताना, कई बार उनसे बातचीत भी होती होगी। हाँ, आपके तो सब परम मित्र हैं। तो मौजूदा समय में सबसे ज्यादा वो लोग नहीं पेश आ रहे सत्ता और संगठन के रूप से? देखो, आते हैं, कहते भी हैं, बातचीत भी करते हैं कि अभी यार परेशान है, सुनते हैं, कर कुछ सकते नहीं है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूँ कि पद की वैल्यू होती है, कुर्सी की। आप कुर्सी से हटे, आपका पियोन भी आपको नहीं गांठता है। सही बात। अच्छे बड़े बड़े अधिकारी देख लो, जिस दिन उनका रिटायरमेंट होता है उस दिन तो उनकी गाड़ी अच्छे से विदा करते हैं, और 3 दिन बाद वो अधिकारी जब वापस ऑफिस में आते हैं तो वो पियोन भी एक बार हल्का सा मुंह यूं हटा लेता है। तो पद और पैसा, पद और पैसा, इसकी वैल्यू है। आपके पास पद है, पावर है, तो दुनिया आपको सलाम करेगी, या आपके पास अच्छे तरीके से कमाया हुआ पैसा है तो आपको दुनिया सलाम करेगी। बाकी सब लोग कहते हैं पैसा सब कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ ही, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। अच्छा, उन जनों के 7 जनों के कप्तान भी रहे आप, तो आज चैनल के माध्यम से उन्हें बता दीजिए कि भाई ऐसी स्थिति से उन्हें कैसे निपटना। देखो, ऐसी से आप तो सिर्फ संगठन का काम करते जाओ भाइयों, अपने को किसी विवाद में नहीं पड़ना है। हम सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी के खाते के मेंबर हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। आपका और मेरा हो सकता है विशेष प्रेम हो, लेकिन अगर मैं भी कभी आपको कभी गलत सलाह दूं, क्या है, कभी दिमाग घूम जाए, फिर जाए, क्योंकि आदमी को क्या है कि निचोड़ते रहो, गन्ना होता है उसको निचोड़ते रहो, और एक दिन रस खत्म हो जाए तो वो भी बिखर जाता है। हाँ, सही बात है, बिखर जाता है। फिर उसको वापिस अगर आप पानी में डूबोगे, वापिस गन्ने में रस निकालने का प्रयास तो नहीं निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा नींबू और पुदीना डाल के थोड़ा सा स्वाद जरूर दे दोगे जी। तो मेरा आप भाइयों से ये निवेदन है कि संगठन के प्रति ईमानदारी से काम करना है। जो संगठन ने बहुत सोच समझ के आपको जिम्मेदारी दी है, क्योंकि उसकी जगह और भी कोई एबिलिटी रखता था। आप ये मत समझ जाना कि केवल मात्र मैं ही एबिलिटी रखता था, ठीक है, और आपसे भी अच्छा कोई और चला सकता है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि सचिन के बाद में विराट कोहली भी आया है, रोहित शर्मा भी आया, और अभी आप शुभमन गिल भी चल रहा है, और अपना क्या नाम है, सूर्या, वो भी है, सूर्य यादव, हाँ यादव, और बहुत सारे बैट्समैन हैं। तो आप देखो, दुनिया भूलते हुए टाइम नहीं लगाती है, इसलिए जब तक आपको मौका मिल रहा है, मतलब कल और आएंगे नगमे मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर करने वाले। तो आपको जब मौका मिल रहा है तब इतना कुछ अच्छा करके चले जाओ कि आप जिस दिन पद पे नहीं हो तो भी दुनिया आपको एक बार कम से कम राम राम तो करे। जी। अगर संगठन लगातार आपकी अनदेखी करता रहा तो क्या आप खामोश रहेंगे या फिर राजनीति में बड़ा कदम उठाएंगे? नहीं, खामोश बड़ा कदम, देखो संगठन की खिलाफत तो कभी करूंगा नहीं। ये तो अपना मान लो, चलो 6 महीने में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, 6 महीने में तो हो सकता है 6 महीने के बाद मेरे भाग्य में और कुछ अच्छा लिखा होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, 6 महीने में जो नियुक्तियां भी होगी, अगर मैं बात हूँ ना, आपको बताऊं क्या है, ज्यादातर नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर पार्षद का टिकट एक फर्स्ट चीज थी, फिर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्टी वगैरह, या फिर और कोई आयो। अब देखिए, किसी मोर्चे में तो मैं सेट हो नहीं सकता, सही बात है, ठीक है, न मैं अल्पसंख्यक मोर्चे में सेट हो सकता है, न मैं ओबीसी मोर्चे में, न मैं एसटी में, न एससी में, न मैं महिला मोर्चा में, न मैं युवा मोर्चा में। मोर्चों को आप भूल जाओ, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि मैच खेलने की वजह बाहर बैठ के भी देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ कमियां आपकी मैच खेलने के दौरान रही होगी, तो उससे आपको सीखने को मिलता है। कि कहते हैं कई बार बड़े बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाता है। मैं कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, क्योंकि विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप आते हैं तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को 2-4 मैच खेलने के लिए रेस्ट दिया जाता है। तो इसका मतलब कुछ सोचने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, परीक्षा की घड़ी भी हो सकती है और एग्जाम भी हो सकता है कि अब इसको नहीं बनाया तो इसका स्वभाव संगठन के प्रति कैसा है। टेस्टिंग पीरियड है ये। ओके, तो चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड है और गजेंद्र जी बिल्कुल 5 सेकंड में इसका जवाब भी देना है आपको। देना भी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब एक शब्द में देना और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनके 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से एक को। गजेंद्र भंडारी के लिए भाजपा क्या है? भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए दूसरी माँ है। पहला जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरा जिसने मुझे पहचान दी। संगठन में जगह नहीं मिलना समय का फेरा या सोची समझी साजिश? समय का फेरा मानता हूं मैं। एक ऐसा फैसला जो आप बदलना चाहें इतिहास में जाकर? देखिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र में, मेरा कोई विजन है
मैंने आज तक उस विजन को मुझे पेश करने का मौका नहीं मिला। संगठनात्मक दृष्टि से मिला, युवा मोर्चा को तो मैंने पेश किया। मैं आपको छोटा सा उदाहरण सिर्फ जहां अपन बैठे हैं शास्त्री सर्कल से लेके आपको सिर्फ हिरण मंगरी तक का देना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ मन में, ये सिर्फ छोटा सा उदाहरण है, मेरे जो मन में उदयपुर शहर की जनता के प्रति और उदयपुर शहर के प्रति जो सोच है। हम उदयपुर शास्त्री सर्कल से दुर्गा नर्सरी तक जाते हैं, लेफ्ट साइड में माया मिष्ठान आता है और राइट साइड के अंदर स्टाफ क्वार्टर्स आ जाते हैं। वहां पर आपने देखा होगा कि 2-2.5 फीट का नाला बना हुआ, जो हाइट रोड लेवल से अप है। अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो उसको 2-2.5 फीट नीचे गहरा करके उसको रोड का लेवल करके 8 से 10 फीट की जगह और बनाई जा सकती है। और ये जो रोड है ये 60 और 40 के रेशो में, तो इसको 50-50 किया जा सकता है। आप इधर भी नहीं बढ़ सकते, उधर भी बढ़ सकते हो। फिर आप दुर्गा नर्सरी से भट्टे तक की बात करते हैं, ICICI बैंक तक राइट साइड में पूरे यूनिवर्सिटी के क्वार्टर्स बने हुए, तो सब 50-50, 7-7 फीट पीछे बने हुए हैं। और ये सबसे व्यस्तम रोड है, ठीक है। इस रोड को अगर आप चाहें तो यूनिवर्सिटी पैसा लेने के लिए तैयार है। आप उसको 30-30 फीट रोड इसको और चौड़ी कर सकते हो, क्योंकि 30 के बाद भी कम से कम 20 फीट उनके गार्डन के लिए, गाड़ी पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। फिर कभी जीवन में मौका मिला ना तो सबसे पहले इस हिरण मंगरी को सुधारूंगा जी, जो आशियाना रहने के लिए बनाया ना बीच का जी। कुछ नहीं करना, उन दोनों तरफ से रोड को नापूंगा। बीच की अगर 100 फीट है तो बीच में सिर्फ 4 फीट का डिवाइडर बनूंगा और उसके अंदर अच्छी लाइटिंग और अच्छा वृक्षारोपण करूंगा और बाकी पूरे को फ्री होल्ड कर दूंगा। और 8-8 दुकानों से 8 से 10 फीट की एक येलो कलर की एक पट्टी बना देंगे कि आपके वाहन इसके अंदर रहने चाहिए जी। सही बात है, ठीक है। आज वहां के व्यापारियों का व्यापार मर चुका है। मेरे कई पारिवारिक लोग भी हैं, दोस्त भी हैं। हाँ भाई, अधिकतर जैन समुदाय के लोग वहीं रहते हैं। 36 कौम के लोग व्यापार करते हैं, कोई छोटा करता है, कोई बड़ा करता है। बीच का आपने वो देखा पार्क बना हुआ, क्या यूज है? घूमेगा कौन? घूमता है कौन? बैठता है कौन? खाना बनाते हैं और किस तरह के लोग सोते हैं? सही बात है। साइड की वो बना रखे। और आप जहां पे एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ती जा रही है। दिवाली पे देखना आप, अभी वैसे मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने हमको एक दीपावली का बहुत बड़ा तोहफा दिया है, GST कम करके, तो लोग गाड़ियां और ज्यादा परचेजिंग करेंगे, ठीक है। तो ट्रैफिक बढ़ेगा। आज की तारीख में हर घर में 2 या 3 कारें होने लग गई है, ठीक है ना। तो हमको तो रोडों को और बढ़ाना है कि रोडों को घटाना है जी। मैंने सिर्फ आपको छोटा सा उदाहरण दिया है। मौका मिला ना तो आपको कह रहा हूँ कि मैं नहीं बोलूंगा, लोग आप तो घोषणा पत्र बनाते हैं। ये तो आपने मतलब भविष्य में आपकी योजना बता दी, पर प्रश्न ये था कि एक ऐसा फैसला जो आपने आप लिया हो आपके जीवन में और उसको बदलना चाहें, अगर कोई एक भगवान वरदान दे आपको, तो वो क्या फैसला होगा? कि अगर बदलना चाहूं कोई फैसला लेके, पुराना कोई लिया हुआ फैसला, उसको आपको लगा या मेरे गलत फैसला हो गया, उसको बदलने की अगर शक्ति दे भगवान, तो कौन सा फैसला बदलोगे? तो राजनीतिक क्षेत्र में तो ऐसा कोई गलत डिसीजन मैंने अभी तक लिया नहीं है, तो मुझे कोई फैसला बदलने की जरूरत है। क्योंकि छोटी मोटी चीजें सबके जीवन में होती रहती है, इसको इग्नोर करना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र में छोटा मोटा व्यापार करता हूँ आप लोगों भाइयों के सहयोग से और सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से। तो मतलब ऐसा कोई फैसला नहीं जिस पर अफसोस हो? मैं अफसोस अगर करना चाहूँ ना तो एक चीज पे कहूंगा कि मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में कम पढ़ना भाइयों। क्यों? हाँ, आप अच्छा बिजनेस करना, आप अच्छी पढ़ाई करना, हेल्थ और वेल्थ पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो आना और अच्छी राजनीति करना, लेकिन ज्यादा भी इसको दिमाग में मत चढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर अपने ही मारते हैं, पराये नहीं मारते हैं। तो इस चीज को जरूर मैं एक संदेश युवाओं को, और व्यापार पे ज्यादा फोकस करना, कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है जीवन में। गजेंद्र भंडारी का पसंदीदा अभिनेता? देखो, मेरे ऐसे एक्चुअली फिल्म एक्टर तो वगैरह क्या, मूवी वगैरह सब देखता हूँ, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा विशेष करके कोई फिल्म एक्टर रहा नहीं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन? मैं भी घुमा रहा हूँ, सलमान खान भी घुमा रहा है जी। क्या इसलिए सलमान? नहीं, ऐसा नहीं, सलमान खान नहीं है, मेरा कोई है नहीं देखो इसलिए। आपका फेवरेट जिला अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली या गजपाल सिंह जी राठौर? ना, आप अगर आप ये सवाल का जवाब मैं आपको दूं ना तो मतलब एक कंफ्यूजन वाली स्थिति हम कैसे बोलते हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता, रविंद्र जी के साथ आपने, दिनेश जी भट्ट के साथ में, मैंने दिनेश जी भट्ट साहब के साथ में मैंने सबसे ज्यादा काम किया। उसके बाद मैं रविंद्र जी साहब के साथ में किया और गजपाल जी के साथ अभी कर रहा हूँ। तो पार्टी के साथ देखो, सबकी काम करने की क्षमता अलग होती है, किसके विचार अलग होते हैं, किसके सोच अलग होती है। तो किसका काम करने का तरीका आपको अच्छा लगे इन दोनों में से वो बताओ। मेरी औकात नहीं कि मैं उनका दोनों का कर सकूं कि कौन अच्छा और कौन खराब।
बहुत सीधी सी बात है। रवि भाई साहब भी उनकी जगह अच्छे हैं, गजपाल जी भी उनकी जगह अच्छे हैं, और दिनेश जी भी अच्छे हैं, और सबके अपने अपने कर्म भी अच्छे हैं। चलिए, तो ये थे गजेंद्र जी भंडारी, जिन्होंने आज हर बात का जवाब यहाँ पर दिया। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चैनल नया है दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। धन्यवाद।